बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए शानदार दिन। एज एक्सपेक्टेड आप थोड़ा कंप्लेन कर सकते हैं कि निफ्टी और ज़्यादा गेंस नहीं बिल्डअप कर पाया, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें आज का मिड कैप और स्मॉल कैप मार्केट, मिड कैप 1.5% ऊपर, स्मॉल कैप करीब 2.5% ऊपर। आज सुबह हमने बात की थी कि अब मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत समय बाद हमने अपना व्यू भी चेंज किया था कि यहाँ बाइंग का समय आया है और अच्छी खासी बाइंग यहाँ पर। खैर इन सब टॉपिक्स पर बात होगी। वेरी गुड आफ्टरनून। और आज के शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बाजार में बुल्स का जोश हाई, निफ्टी 150 पॉइंट चढ़कर 25,850 के करीब। SBI, रिलायंस, लार्सन और टाटा स्टील जैसे दिग्गजों ने भरा जोश। बैंक निफ्टी भी 450 पॉइंट ऊपर। मिड कैप और स्मॉल कैप में तूफानी तेजी। आज के बिग स्टॉक्स SBI ने PSU बैंकों में भरा जोश। शानदार नतीजों के बाद SBI 6.5% दौड़ा। निफ्टी के टॉप गेनर्स में हुआ शुमार, लाइफ हाई पर पहुंचा शेयर। SBI का मार्केट कैप इंट्राडे में 10 लाख करोड़ के पार निकला। वहीं सेक्टर इंडेक्स भी करीब 3.25% ऊपर। बाजार में आज चौतरफा खरीदारी का मूड। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में 3% ज़्यादा का उछाल, साथ ही रियल्टी, डिफेंस और कैपिटल मार्केट इंडेक्स भी 2% ज़्यादा दौड़े। रियल्टी शेयरों में गोदरेज प्रॉपर्टीज 6% उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ज जीपीटी पड़े सटीक। अच्छे नतीजों के बाद SCI में करीब 16% का उछाल। कोटक बैंक करीब 1% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। वोडाफोन आइडिया भी करीब 4% भागा। उधर स्पॉटलाइट APL अपोलो, भारतीय एयरटेल मजबूत और चार्ज जीपीटी मणप्पुरम, इन्फो एच और DLF भी मजबूत का। तीसरी तिमाही में दमदार नतीजों से चमका कल्याण ज्वेलर्स, शेयर करीब 13% चढ़कर वायदा का टॉप गेनर बना। वहीं रिजल्ट के बाद क्रॉम्पटन भी 6% दौड़ा। JK टायर, महानगर गैस और वर्लपूल में भी खरीदारी। और नतीजों के लिहाज से कल एक बड़ा दिन। निफ्टी की 4 कंपनियां आयशर मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल, ग्रासिम और टाइटन पेश करेंगी अपने नतीजे। 50% ज़्यादा बढ़ सकता है टाइटन का मुनाफा, मार्जिन में भी सुधार मुमकिन। वहीं ब्रिटानिया और जुबिलेंट फूड्स समेत वायदा की 4 कंपनियां पेश करेंगी अपने तिमाही नतीजे। ओके, चलिए शो की शुरुआत करते हैं फिर। और उम्मीद के मुताबिक आज बाज़ार के लिए अब तक एक अच्छा दिन। और एक चीज़ अगर कहें तो सुबह एक्चुअल ओपनिंग जब गिफ्ट निफ्टी बता रहा था या प्री ओपन बता रहा था उससे नीचे हुई। हम खुले करीब 25,800 पर, लेकिन वो एक तरीके से अच्छा रहा क्योंकि उसके बाद मार्केट ने आपको सॉर्ट ऑफ मौका दिया पोजीशन बिल्डअप करने के लिए। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे आज की ट्रेड की लगी वो है मिड कैप और स्मॉल कैप की आउट परफॉर्मेंस। ये देखिए मिड कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर है और थ्रू द डे मिड कैप इंडेक्स राइज कर रहा है और स्मॉल कैप इवन बेटर। 17,045 पे हमने शुरुआत की, वहाँ से हमने करीब 300 पॉइंट और जोड़ दिए और अब करीब स्मॉल कैप इंडेक्स 2.3% ऊपर है। और अगर आप आज का एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो एक पैरेलल लाइन नॉर्मली सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केट का इंडिकेशन होता है। जो एक एडवांस और डिक्लाइन के बीच में गैप हो, वो जिसे इनको ना रेलवे लाइन वाला एक सॉर्ट ऑफ मूव जो कभी एक दूसरे को मीट नहीं करती और एक सपाट लाइन है दोनों के दोनों। ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन है। 4:1 का एडवांस डिक्लाइन शुरू से। ऑब्वियसली आज SBI ने लीड किया और SBI में अगर आप आज के वॉल्यूम देखें, आज की डिलीवरी बाइंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैसिव होनी चाहिए। करीब 3 करोड़ शेयर अब तक ट्रेड हो चुके हैं। शायद SBI के इतिहास का सबसे बड़ा वॉल्यूम वाला डे हो आज और हीरो ऑफ द डे बना क्लियरली आज। और मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी तो रैली शायद सिर्फ शुरू हुई है और गैप अप के बाद भी SBI की कॉल्स दुगनी हुई। एक और स्टॉक जिसको कि मैं बात करना चाहता हूँ, उससे पहले मैं वीरो के पास जाऊँ। 6% की तेज़ी केन्स में एक बार फिर से। और अगर आप शुक्रवार के लो से देखें तो अब करीब 15% इस समय ये स्टॉक ऊपर रहा। वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा दिन मार्केट के लिए। अच्छा दिन अनुज। हाँ, शायद वो 20, 30, 50 पॉइंट की गुंजाइश हो, लेकिन अनुज अप्रोच क्या रखें? अगर एक कोई बहुत शॉर्ट टर्म का प्लेयर है निफ्टी पर, मेरा प्रश्न यही है ना कि क्या हम एटलीस्ट आज उस ट्रैजेक्टरी में आके सस्टेन होने में सक्षम रहे जिसमें लास्ट ट्यूसडे नहीं हो पाए थे, जिस दिन कोलैप्स हो गए थे। एक तो ये ट्रैजेक्टरी प्रश्न और मोटे तौर पे निफ्टी बैंक पे बिल्कुल राय इस वक्त की लेवल टू लेवल। बिल्कुल, देखिए वीरू, लॉन्ग रहे मार्केट में और ये आई थिंक जब से मार्केट ने एक ट्रेड डील के बाद से एक बड़ी गैप अप के बाद थोड़ा नीचे आया, वहाँ से
एक थर्सडे ऑनवर्ड्स आई थिंक मार्केट ने एक मूव दिखाना शुरू किया है। फ्राइडे को अच्छा मूव था, आपको याद होगा। और अब सभी पोजीशन के लिए आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा 25,650 का। एक बार आज का इंटरडे वापस रखिए। आज का लो था 25,780। अगर आप चाहें तो थोड़ा कंजर्वेटिव होना चाहते हैं तो अब 25,750 भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 25,650 आई थिंक एक बेटर ट्रेलिंग स्टॉप रहेगा। 25,900 के ऊपर मुझे लग रहा है कि 26,000 से लेकर 26,050 पॉसिबल है। और अगर 26,000 के ऊपर निकल गए हम तो फिर 26,000 से 26,200 26,300 भी संभव है निफ्टी में। वन स्टेप एट अ टाइम। पहले हमें 25,900 क्रॉस करना है, उसके बाद 26,050। ये दो लेवल क्रॉस हुए तो फिर 26,300 तक का मूव पॉसिबल है। सपोर्ट रहेगा आपका 25,750 से 25,800 पर निफ्टी का। और रेजिस्टेंस जैसा मैंने कहा कि फर्स्ट रेजिस्टेंस करीब करीब 25,900 से 25,950। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है वीरू, देखिए बैंक निफ्टी में एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा, आज थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि एक बार बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन रख दीजिए। जो एसबीआई ने आज किया ना, उसको सॉर्ट ऑफ प्राइवेट बैंकों से सपोर्ट नहीं मिला। क्योंकि थोड़ा सा अगर एसबीआई का सपोर्ट मिला होता, आज 570 पॉइंट सिर्फ एसबीआई की वजह से आ रहे हैं। तो एक्चुअली जो दिक्कत है वो है दो आपके बड़े प्राइवेट बैंक्स। और आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आपको याद होगा कि थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे। और कहीं ना कहीं मुझे आज एक सेंस बन रही है कि मार्केट ने एक व्यू लिया है कि आईसीआईसीआई बैंक अब अगर सबसे ज़्यादा प्राइस टू बुक वाला अगर स्टॉक है तो वो कहीं ना कहीं कुछ पैसा वहाँ से निकलकर शायद एसबीआई में गया। और यही आपको आज की आईसीआईसीआई बैंक की अंडर परफॉर्मेंस बता रही है। और आज अगर आप देखें तो एसबीआई ने डिसाइसिवली आईसीआईसीआई बैंक को क्रॉस किया मार्केट कैप में। आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप आज 10 लाख करोड़ के नीचे आया है और एसबीआई का मार्केट कैप आज 10.5 लाख करोड़ क्रॉस हुआ है। कुछ देर में हम डिटेल में एसबीआई की भी बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं बस ये एक डिसअपॉइंटमेंट रही। सपोर्ट रहेगा 60,200 से 60,500 निफ्टी बैंक पर, और रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 60,800 से 61,000 पर बैंक निफ्टी पर। लेकिन वीरू, आज तो खैर काफ़ी स्टॉक्स फोकस में होंगे। बताइए आपके रेडार पर कौन कौन से स्टॉक्स आए? बिल्कुल अनुज, देखिए मैं उन स्टॉक्स को ले रहा हूँ जो कि जिसे कहते हैं ना, कमिंग आउट ऑफ बेस, बड़े एवरेजेस को पार करना, क्रॉस करना। पहले है वोल्टास एंड ब्लू स्टार। सिंस अब हम थोड़ा सा अगर आप देखें, नॉट एग्जैक्टली समर सीजन बट उस दहलीज पे खड़े हैं। फेब मिड और मेरे ख्याल से मार्च के अंत तक अगर आप देखें तो एसीज चलना शुरू हो जाते हैं दिल्ली एनसीआर में। थोड़ी वाइब्रेशंस मुझे वोल्टास और ब्लू स्टार में नजर आ रही हैं। वोल्टास स्पेशली अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। जिस तरीके से शॉर्ट होल्डर्स इसमें कंफर्टेबल नहीं है, 5% की तेजी 1502। फ्रेंकली स्पीकिंग अब ये 5 फरवरी के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में, यानी जब हम पिछला समर सीजन स्ट्राइक कर रहे थे उससे लेकर अब तक के एक बहुत ही क्रिटिकल जोन में। और 1500 के कॉल राइटर्स का बैकफुट पे आना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वोल्टास। और इनफैक्ट मैं नहीं छोड़ पाया इसी स्पेस के दूसरे स्टॉक को भी 3.25% ऊपर। और आप ये समझिएगा कि 31 दिसंबर 2024 से चली आ रही पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को ये स्टॉक काटता होगा। तो पहले प्राथमिकता जिन दोनों स्टॉक्स को दी है मैंने, वो है वोल्टास, ब्लू स्टार। एक और स्पेस जो कि लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर निकल के आ रहा है, पहले उसमें शॉर्ट होल्डर्स अनकंफर्टेबल थे, दैट्स हॉस्पिटल स्पेस। मेरे स्क्रीन पे फोर्टिस भाग रहा है, लेकिन मैंने फोर्टिस को कैच नहीं किया। मैंने कैच किया यहाँ पर अपोलो को, जिसमें शुक्रवार को लॉन्ग लोडेड हुए थे। अपोलो इज ऑन द वर्ज ऑफ क्रॉसिंग ए वेरी क्रिटिकल एवरेज। आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट्स 7226, लास्ट जो एवरेज 150 काटता हुआ अपोलो, इस पर नजर रखिएगा। और अगेन दैट ईएमएस सेगमेंट जो है, जिसके आपने केएनएस का जिक्र भी किया अनुज, मैं यहाँ रखूंगा एम्बर को। एम्बर आपकी स्क्रीन पे आएगा, बहुत स्ट्रांग वो एम्बर में भी 4.5% ऊपर। और आज इस कैंडल में लगभग 100 और 200 समाया हुआ है एवरेज। अच्छी शॉर्ट कवरिंग। और 7 नवंबर के बाद, यानी जब ये स्टोरी कोलैप्स हुई थी फर्स्ट टाइम, पहली बार इन दो बड़े एवरेज को पार करता हुआ। तो ये है अभी तक के स्टॉक्स। लेकिन अनुज, आज शायद आप कह सकते हैं कि इट्स एसबीआई डे, है ना, एसबीआई दिवस है। जिस प्रकार के नंबर्स रहे और एसबीआई की लीडरशिप में जिस तरीके से पीएसयू बैंक्स बिहेव कर रहे हैं, चाहे आप एक इन्वेस्टर हों, चाहे वो एक स्टॉक पिकर हों जो पोर्टफोलियो में एक स्टॉक पिक करके बैठते हैं कुछ समय तक, 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने, साल भर, दोनों के लिहाज से एसबीआई पे टिप्पणी चाहूँगा जिस प्रकार के नंबर्स थे। देखिए वीरू, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, अगर ये चाहें तो आप इस टुकड़े को काट के रख लीजिएगा और मैं साल के एंड में इसको रिविजिट करूँगा। और अगर मैं गलत पड़ा तो मैं सबसे पहले मानूंगा। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर
इस साल के एंड तक SBI 1600 तो हुई, अगर 2000 भी हो जाए तो। अब देखिए, आज सुबह हमने जो बात की थी, पहली बात तो आज मैसिव डिलीवरी वॉल्यूम्स आएंगे, और एक ऐसा नहीं है कि SBI आज पहली बार चला है, एक साल से लगातार SBI आउट परफॉर्म कर रहा है, लगातार एक बैंकिंग, हमारे पूरे बैंकिंग का एक क्राउन ज्वेल रहा है SBI। और एक मतलब जैसे कहते हैं ना कि एसेट क्वालिटी भी ICICI बैंक और HDFC बैंक के बराबर आई, और कोई कारण नहीं है कि इस तरीके के डिस्काउंट पर SBI ट्रेड करे। मैं आपको टेबल वापस दिखाता हूँ, ये आज के मूव से पहले की टेबल है, ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी अगर आप प्राइस टू बुक देखेंगे तो ICICI बैंक 3.1 टाइम्स पर है, HDFC बैंक 2.8 टाइम्स पर, SBI 1.75 टाइम्स पर। आज के मूव को इंक्लूड कर लेंगे तो 1.8 1.82 हो जाएगा SBI, लेकिन इवन देन। और अगर आप देखें तो SBI की सब्सिडरीज हर सेगमेंट में लीडर है। SBI लाइफ, SBI म्यूचुअल फंड, SBI कार्ड, सभी के सभी लीडर्स हैं इस समय यहाँ पर। और अगर आप देखें SBI लाइफ प्रीमियम वैल्यूएशन कंपेयर टू इट्स पीयर्स, SBI कार्ड, SBI म्यूचुअल फंड अनलिस्टेड मार्केट में प्रीमियम वैल्यूएशन ओवर अदर म्यूचुअल फंड्स। और अगर आपके पास SBI है तो बिल्कुल मत बेचें, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल मत बेचें, और गैप अप के बाद भी लें, यह हमारा व्यू था कि आज के गैप अप के बाद भी लें। और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में बनाने वाला, पैसा बनाने वाला ये शेयर, आज ट्रेडर ने भी पैसा बनाया होगा, इन्वेस्टर ने तो बनाया ही होगा। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आप इस साल के एंड तक 1500-1600 कंजर्वेटिवली, पॉसिबली इवन 2000 पॉसिबल है। और अब मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि SBI डिजर्व्स टू ट्रेड एनीथिंग लेस देन 3 टाइम्स प्राइस टू बुक। अब टाइम आ गया SBI को वो मार्केट कैप मिले, वो वैल्यूएशन मिले। SBI अगर देश का सबसे बड़ा बैंक है और अब देश का सबसे प्रॉफिटेबल बैंक है, तो उसको देश का सबसे हाईएस्ट मार्केट कैप बैंक भी होना चाहिए। सिंपल लॉजिक। ये सिर्फ एक हिस्ट्री के रीज़न से क्यों HDFC बैंक नंबर 1 हो, SBI को होना चाहिए समय नंबर 1 ब्यूरो। यानी एक कंप्लीट अनलॉकिंग है ना ऑन द कार्ड्स, है अनुज? बिल्कुल बिल्कुल ब्यूरो। अच्छा, अब आते हैं अनुज एक और सेगमेंट पे। हमने केन्स की सुबह बात करी, हमने इस मैनेजमेंट से बातचीत भी की थी शुक्रवार को अनुज, और यही था मतलब कि एक शायद आप बुरा फेस पीछे छोड़ चुके हैं अनुज। एक वो सीरियस अनवाइंडिंग थी। आई मीन जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ, आप देखिए ना, आपका वो डिक्सन आधा हो गया था स्टॉक। इतने बड़े प्राइस डैमेज के बाद इस ट्रेड डील का होना, और वर्स्ट जो फेस था क्या उस प्राइस में था। अब EMS सेगमेंट पे क्या नजर रखें अनुज? देखिए वीरू, मैं उस पर आऊँ ना, इससे ट्रेड डील से पहले, इससे पहले एक नीचे एक स्टॉक फ्लैश हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट आज करीब करीब 12% ऊपर है। वीकेंड पे मैं, आपको पता ही है कि एक बहुत बड़े इवेंट में गया था जहाँ पे मैं मार्केट के बिगेस्ट ऑफ द प्लेयर्स से मिला था। एक जो थीम निकल कर आई ना उसमें ये थी कि इस साल समर ऑलरेडी जल्दी आ चुका है। मुंबई में तो AC के बिना काम नहीं चलता है आज की डेट में, और दिल्ली और नॉर्थ में भी मैंने सुना है कि कई जगह पर तो एटलीस्ट होली से पहले लोगों ने अपने जो ठंडे कपड़े हैं वो वापस रख दिए हैं या रखने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि अच्छा, इसके नंबर्स भी आए हैं बाय द वे, इस वजह से चला ये स्टॉक। लेकिन ये क्या करता है, ये बेसिकली ACs बेचता है, AC फ्रिज वगैरह ये सब बेचता है ना। और EMS स्पेस में भी अगर आप देखें, कंपनियां जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं वो एक साइन दे रही हैं कि एक रिवाइवल, पिछला साल काफ़ी ख़राब था, एक रिवाइवल का साइन मिल रहा है, प्लस ट्रेड डील पॉजिटिव है ही। केन्स इन पर्टिकुलर हमने फ्राइडे को सुबह व्यू लिया था, और हमारे व्यूअर्स को हमने सचेत किया था कि नहीं प्लीज़ शॉर्ट मत करिए इसे, और इनफैक्ट एक कॉन्ट्रा व्यू लिया था। और मुझे हैरानी नहीं है कि आज इस तरीके का व्यू यहाँ पर, मतलब इस तरीके का मूव यहाँ पर आ रहा है। चलिए एक काम करते हैं वीरू, अब रफ्तार के घोड़े फिसड्डी स्टॉक्स और बता देता हूँ मैं फटाफट, उसके बाद आपके पास चलेंगे, कार्यक्रम का क्रम समझ लेंगे। सबसे पहले रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और शानदार नतीजों के बाद 7% का बड़ा मूव आपको देखने को मिला यहाँ पर। 7%, जी हाँ, दौड़ा SBI का स्टॉक का। SBI में ही B की जगह आप C कर दीजिए SCI, तो वो आज का टॉप कैश गेनर, जी हाँ, 15% भागा। और सच बताऊं तो आज सुबह नंबर अब अच्छा 19% हो गया, ये देखिए 19% हो गया, और अब तो ऑलमोस्ट सर्किट की तरफ बढ़ रहा है ये स्टॉक। एकदम मतलब कहीं से निकल कर आए नंबर्स किस तरीके के, और मैसिव मूव यहाँ पर। कल्याण ज्वेलर्स अच्छे नतीजों के बाद ज़ोरदार तेज़ी आई यहाँ पर, और कंपनी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की, कंपनी ने सेबी से शिकायत की है अपेरेंटली कि हमारे स्टॉक में काफ़ी मैनिपुलेशन हुआ है, हमें F&O से बाहर निकल जाए। आई थिंक इस थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी आई होगी इसकी वजह से। और फाइनली केन्स
फ्राइडे के लो से अब केन्स करीब करीब 15% ऊपर है, और फ्राइडे को जो हमारी कॉन्ट्रा लॉन्ग वाली एक स्ट्रैटेजी थी, थोड़ी रिस्की थी वो, लेकिन वो ठीक रही अप्रोच, और फ्राइडे को शॉर्ट करने वाले यहाँ पूरी तरीके से फंसे। फिसड्डी स्टॉक्स में मुझे आज सिर्फ एक ही स्टॉक दिखा, और वो है REC। जो PFC के साथ मर्जर है वो REC के लिए फेवरेबल नहीं है, PFC के लिए फेवरेबल है, तो इस वजह से आज REC में गिरावट आई। एक ही फिसड्डी स्टॉक ये आपको ये भी बता रहा है कि मार्केट में इस समय मिड कैप और स्मॉल कैप में शानदार मोमेंटम है। चलिए वीरू, अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम क्रम समझते हैं। बिल्कुल, कार्यक्रम का क्रम रखता हूँ अनुज। स्क्रीन पे आज हमारे साथ जो पैनल मौजूद हैं उसमें फंडामेंटल विशेषज्ञ होंगे। आज शरद अवस्थी फंडामेंटल नोट पे अपनी राय रखेंगे इस कार्यक्रम में। बाकी जो टेक्निकल पैनल है उसमें मानस, राजेश पालवे जी, राजेश सतपुते, मानस स्पेशली आज बर्थडे बॉय आशीष बहती जी, सौमिल मेहता और अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ टेक्निकल डेरिवेटिव पैनल में होंगे। फिर बात करेंगे उस स्पेस के बारे में जो आज का सबसे महत्वपूर्ण स्पेस है, दैट्स PSU बैंक्स। ऑल टाइम हाई पे निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स लेड बाय SBI। इस पर गौरव से बातचीत करेंगे। नंबर्स इसके पीछे कितने आप देखें ठोस खड़े हैं इस तेजी के पीछे। बोर्ड रूम में आज मैनेजमेंट से मुखातिब होंगे क्रॉम्पटन की, और हमारे साथ ग्रुप CFO हेड ऑफ स्ट्रैटेजी हमारे साथ कलेश्वरन अरुणाचलम साहब मौजूद होंगे आज बातचीत करने के लिए। फिर आएगी टॉप कैश कॉल की बारी। उसके बाद हम बात करेंगे आज कल्याण। नंबर्स बहुत स्ट्रांग है, लेकिन याद रखिएगा कल्याण ने आखिरकार सेबी से क्या दरख्वास्त करी है, उससे बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ REC PFC में बातचीत होगी आशीष से। धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड्स आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एनमी की, जिन्होंने STT रोल बैक को लेकर आप देखें कवायद शुरू करी है। बाकी रिजल्ट्स प्रीव्यू जिसमें बातचीत करेंगे मंगलम से टाइटन ब्रिटानिया। उसके बाद दीपाली से आयशर मोटर्स, और कंचन से बात करेंगे जूलियन के नंबर्स पे। और फिर आएंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड। और हमारे साथ आज बिग मार्केट वॉइस की कड़ी में होंगे हर्ष उपाध्याय, CIO कोटक EMC के रणनीति। उसके बाद BTST ट्रेड, और कंचन से बात करेंगे AI समिट पर। अनुज, बिल्कुल, चलिए हमारे पैनल के पास चलते हैं और शुरुआत करते हैं ट्रेड्स की। चलिए बर्थडे बॉय के साथ ही स्टार्ट करते हैं। मानस जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी आज की ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए सीमेंट काउंटर्स काफी बढ़िया लग रहे हैं, और मेरे ख्याल से सबसे स्ट्रांग अगर कोई स्टॉक लग रहा है इस स्पेस में तो वो अल्ट्राटेक है। अल्ट्राटेक तैयार है अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो रहेंगे 12,900 के, और टारगेट आपको सेट करने हैं 13,250 के। ये कैश लेवल्स हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 13,000 वाला कॉल ऑप्शन 225 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 164 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है, और 350 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, मानस जी का अल्ट्राटेक सीमेंट 13,000 की कॉल भी आपके पास एक विकल्प है। इस कॉल में शॉर्ट कवरिंग होती हुई OI शेड हुआ है, याद रखिएगा परसेंटेज रेड में, इसका मतलब ये कॉल राइटर्स बैकफुट पे है। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन, कोइंसिडेंटली मेरा भी सेक्टर सीमेंट का ही होगा, और उसमें से मेरा टॉपिक होगा ग्रासिम। ग्रासिम क्यों? क्योंकि बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है। मल्टीपल आपको कह सकते हैं रेजिस्टेंस था करीबन 2,900 920 पे, तो ये रेजिस्टेंस जो था इसको इसने सरपास किया है विद, आप कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी रोलिंग के साथ। तो ये मोमेंटम कहाँ तक जाएगा? मुझे लगता है 3,000 तक का मूव यहाँ पे ग्रासिम में ड्यू है। तो 3,000 के टारगेट के लिए हम ग्रासिम बाय करने का रिकमेंडेशन देते हैं। स्टॉप लॉस होगा 2,900 के नीचे, सो होगा 2,890 का ग्रासिम। ओके, ग्रासिम। अरुण जी, गुड आफ्टरनून। अरुण जी, आपकी ट्रेड। जी अनुज जी, गुड आफ्टरनून। अनुज जी, मुझे लग रहा है LNT में एक फ्लैग ब्रेकआउट के संकेत देखने को मिल रहे हैं, और मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक आपको 4200 के ऊपर भी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो LNT को खरीदने की सलाह रहेगी। 4092 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 4202 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। तो एक अच्छा ब्रेकआउट के संकेत है। मुझे लग रहा है इसको एज ए पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। ओके, ये हो गया LNT 4120 पे। सौमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा PPL फार्मा पर, पिरामल फार्मा। यहाँ पर अभी आज के दिन में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है ऑन द आवरली चार्ट्स। ऑन द डेली चार्ट्स 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है आज, और एक अच्छा मोमेंटम दिखा गया है। फार्मा सेक्टर ओवरऑल भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो ये मेरा टॉपिक होगा इन द फार्मा स्पेस। स्टॉप लॉस होगा 158 पर, और टारगेट होगा 170। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजेश पालवे जी को जोड़ लेते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो श्रीराम फाइनेंस यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में जिस तरीके से एक आउट परफॉर्मेंस था, वापस स्टॉक को अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे वापस पहुंचते हुए दिख रहा है। स्टॉक अपने एक सप्लाई जोन का ब्रेकआउट भी यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे करते हुए दिख रहा है।
हमें लगता है श्रीराम फाइनेंस में ये मोमेंटम टुवर्ड्स 1085 से 1090 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है, तो बाय करने की सलाह है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 1038 के आसपास। फाइनेंस 1054 पे आपका बाय कॉल है। अब चलते हैं शरद अवस्थी जी के पास, आज के फंडामेंटल विशेषज्ञ। शरद, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शरद, ऑलमोस्ट आप इस अर्निंग सीजन के अंतिम छोर पे खड़े हुए हैं। आज का कन्विक्शन, आपका आइडिया क्या है? किस स्टॉक को पिक किया आपने आज? जी, गुड आफ्टरनून। हमें लगता है बीपीसीएल एक बढ़िया बेट होगी। बीपीसीएल देश की जानी मानी ऑयल ओएनसी का ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, और हमारा मानना है कि जो दो बड़े कैपेक्स वो बीना में और एक आंध्रा में कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म में उनकी ग्रोथ को सस्टेन करेंगे। प्लस जो ईवी चार्जर्स वगैरह में स्पिन ऑफ में वो काम कर रहे हैं, उसका भी फायदा उनको आने वाले समय में मिलना चाहिए। और हमारा मानना है कि ब्रॉडली ये जो अनसर्टेनिटी है, लोअर ऑयल प्राइसेस कहाँ से सस्टेन करेंगे, वेनेजुएला, रशिया, अब वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम इनके लिए होगी नहीं। प्लस रिफाइनरी मार्जिन्स में हम कोई डिसेंट करेक्शन की उम्मीद नहीं कर रहे, तो उसका भी फायदा इनको मिलता रहना चाहिए। तो अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बीपीसीएल लगभग 50 रुपए के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर कर देगा, और 10-11 की मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 500 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से बीपीसीएल, और 5-1% के आसपास की डिविडेंड यील्ड भी है, तो मुझे लगता है एक डिसेंट लॉन्ग टर्म बेट साबित होनी चाहिए। और देखिए, हमारे पास जिस तरीके से एसबीआई है ना, आज एक इवेंट के बीच में 7% ऊपर डी हाई पर मुझे आता है श्रीराम फाइनेंस याद है। अनुज, इतनी बड़ी ऐतिहासिक डील इन पूरी एनबीएफसी स्पेस में, और हम बात कर भी रहे थे उस वक्त, मेरे ख्याल से जब ये डील अनाउंस हुई थी 832 का प्राइस था, ऑलरेडी 1053 है ना, 1053 हो चुका है। बिल्कुल, क्या गजब का मूव रहा है स्टॉक। बिल्कुल। और मैं सच बताऊं ना, मुझे क्या होता है ना, कई बार मुझे याद है उस दिन भी हमने एक व्यू लिया था कि यहाँ से अभी भी बहुत री रेटिंग होगी, और प्लीज़ इसको बेचने की जल्दबाजी मत करिएगा। और हालांकि आई एम श्योर कि कई लोगों से मिस हुआ था, उन्होंने व्यू ये भी लिया था कि अब नहीं भागेगा, ये अंडर परफॉर्म करेगा। एक चीज़ समझिए, जब बड़ी डील्स होती हैं ना, वो एक आपको बेस प्राइस सेट करके दे देती हैं, और एक वैल्यूएशन री रेटिंग का एक प्ले होता है। क्यों? क्योंकि एक निफ्टी का स्टॉक जो अपने पीयर से डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। और इस वजह से ये श्रीराम फाइनेंस पर ये मैंने तब भी लिया था, मैं अभी भी इंटैक्ट हूँ। मेरा ये मानना है कि इसमें अभी भी बहुत जान बाकी है, और अभी भी ये स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड है एक्चुअली। और इसमें ऐसा ही होगा, इसमें जब बीच बीच में डिप्स आएंगी, और वो डिप्स कंपनी स्पेसिफिक नहीं होंगी, वो मार्केट स्पेसिफिक होगी। मार्केट में कई बार अगर डिप आएगी, जैसे पिछले कुछ 2-3 हफ्तों में आई थी, उसमें अगर आपको मौका मिलेगा तो उसमें फिर आपको ये पोजीशन जो है ना, इसमें ऐड करनी होंगी। ये व्यू रहेगा। मीनवाइल फिर वो एक मैनेजमेंट जुड़ रही है हमारे साथ। उससे पहले एक फटाफट पीएसयू बैंकों की बात कर लेते हैं। और आज ऑब्वियसली एसबीआई के दम पर पूरा पीएसयू बैंक इंडेक्स भागा है। गौरव के पास चलते हैं कुछ डिटेल्स के लिए। गौरव, गुड आफ्टरनून। जी हाँ, अगर हम बात करें पीएसयू इंडेक्स की, तो आज लगभग 3% से भी ज़्यादा अपटिक हमें देखने को मिली, और इसके की 3-4 रीजन है। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई के नंबर्स की। अगर हम इस बैंक की बात करें, तो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक होते हुए भी अगर हम क्रेडिट ग्रोथ को देखें, तो 15.6% का क्रेडिट ग्रोथ इस क्वार्टर में बैंक ने दिखाया है। इनफैक्ट उन्होंने उनका जो क्रेडिट गाइडेंस है, ग्रोथ गाइडेंस, वो भी बढ़ाया है। 12 to 14% से अभी 13 to 15% किया है, जो कि और कॉन्फिडेंस दिखाता है इस ग्रोथ मोमेंटम को ऐसे ही सस्टेन रहेगा, ये दिखाने के लिए। दूसरी अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी की, तो नेट एनपीए जो है वो अभी 20 साल के लेवल में सबसे कम है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें ओवरऑल प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में बैंक ने 24% से जो प्रॉफिट है वो बढ़ाया है, लगभग 20% हायर था अगर हम एस्टीमेट से कंपेयर करें तो। इसी के साथ साथ अगर हम ओवरऑल पीएसयूज की बात करें, तो इस रिजल्ट सीजन में कहीं पे हमने देखा है कि पीएसयूज के जो नंबर्स थे वो कुछ हद तक अच्छे थे, और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छे आए हुए थे। सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसे बैंक्स की जहाँ पे हमने अच्छे नंबर्स देखे थे, जिसमें आता है बैंक ऑफ इंडिया। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स लगभग 16 बेसिस पॉइंट से बढ़ा था इस बैंक में। इसी के बाद हमने देखा कि इंडियन बैंक, यहाँ पे अगर हम आरओए की बात करें तो 1.3% का आरओए, जबकि ओनर जो खुद का गाइडेंस था बैंक का वो 1.2% का था। और इसी के साथ साथ यूनियन बैंक की भी बात करें तो यहाँ पे भी एक आरओए में अच्छा अपटिक देखने को मिला। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी बैंक्स थे जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट में भी देखने को मिला था, जैसे पीएनबी की बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो घटे थे। कैनरा बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो लगभग 5 बेसिस पॉइंट से घटे थे, जबकि स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन था कि कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ेंगे। बट इसी के साथ साथ एक नया ट्रिगर जो है इस बैंकिंग सेक्टर के लिए देखने को मिला, जो कि स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स के लिए पॉजिटिव रहेगा, जो कि है डीआईसीजीसी का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो कम कर दिया है आरबीआई ने। अगर हम बात करें ओवरऑल डिपॉजिट्स की, तो लगभग 5 लाख तक के
डिपॉजिट जो है वो इंश्योर्ड होता है आरबीआई की तरफ से, और इसके लिए बैंक जो है एक छोटू सा प्रीमियम भरती है। 100 रुपये के डिपॉजिट के लिए लगभग 12 पैसे का प्रीमियम जो है वो भरा जाता है बैंक की तरफ से, और ये जो प्रीमियम है वो फ्लैट रेट पे हर एक बैंक को भरना पड़ता है। अभी आरबीआई ने कहा है कि बैंक्स को कैटेगराइज किया जाएगा ए, बी, सी और डी में, और इस कैटेगरी के हिसाब से ये जो प्रीमियम है वो कम होते जाएगा। अगर बैंक ए कैटेगरी में रहेगा तो ये जो प्रीमियम है वो लगभग 8 पैसे का रहेगा, जो कि पहले 12 पैसे का था। तो इसकी वजह से ओपेक्स में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। एनालिस्ट का मानना यह है कि लगभग 1 से 2% का पैट में ग्रोथ देखने को मिलेगा, और आरओए जो है वो भी लगभग 4 बेसिस पॉइंट तक सुधर सकता है। अब एनालिस्ट का मानना यह है कि इस ओपेक्स को हम देखें तो पीएसयू बैंक्स के लिए ये जो मेट्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छे से परफॉर्म कर सकता है अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ कंपेयर करें तो। आखिर में अगर हम बात करें वैल्यूएशन की भी, तो आज के लिए ही एग्जांपल लेते हैं एसबीआई की। इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी अगर हम एसबीआई का वैल्यूएशन देखें तो ये जो टॉप 4 बैंक्स है उसके मुकाबले में कहीं पे कम है, जो कि डिस्काउंट पे है। तो इसके आगे ये दिखाता है कि पीएसयू बैंक्स में और भी ग्रोथ है, और इसी के साथ साथ वैल्यूएशन जो है वो भी कंफर्टेबल लेवल पे है। और इसी सब के वजह से आज अगर हम बात करें पीएसयू बैंक्स इंडेक्स की, तो एक टॉप गेनर की तरफ से भी हमने देखने को मिला था पीएसयू बैंक्स इंडेक्स, और इसके साथ साथ हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है पीएसयू बैंक्स इंडेक्स में वो आज ग्रीन में है। तो ऑल इन ऑल अच्छे रिजल्ट्स, इसी के साथ साथ कुछ अच्छे जो पुश जो है, टेलविंड जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है, और वैल्यूएशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है ओवरऑल पीएसयू बैंक्स को लिए। ऑलराइट, शुक्रिया गौरव। तो ये बात हो गई पीएसयू बैंकों की। आते हैं कुछ देर में और एक एक्सपर्ट व्यू भी लेंगे इसके ऊपर। एसबीआई के ऊपर अब 7% ऊपर है ये स्टॉक, लेकिन अब एक कंपनी से बात करते हैं। तीसरी तिमाही में क्रॉम्पटन अब एफ&ओ का टॉप गेनर्स में से एक है। मुनाफा 10% घटा है, जबकि आय में 7% की बढ़ोतरी हुई है। मार्जिन पर हल्का दबाव रहा है, हालांकि ज़ोरदार रिकवरी है स्टॉक में। अब हमारे साथ कंपनी के ग्रुप CFO और हेड ऑफ स्ट्रैटेजी कालीस्वरन अरुणाचलम मौजूद हैं। अरुणाचलम जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले तो ये जानना चाहूँगा कि क्या एक आपको अर्ली साइंस दिख रहे हैं कि इकॉनमी में जीएसटी कट का इम्पैक्ट या अर्ली समर ऑनसेट, आज के मार्केट मूव पे मैं जा रहा हूँ, क्या एक सेंस बन रहा है कि आगे का क्वार्टर या आगे के कुछ 2-3 क्वार्टर आपके लिए अच्छे हो सकते हैं? गुड आफ्टरनून, नमस्कार। जीएसटी का बेनिफिट तो दिखना चालू हो गया। हम हमारा बटरफ्लाई का बिजनेस ले लीजिए, उसमें प्रेशर कुकर जो है वहां पे हमारा जीएसटी रेट था पहले 12%, अभी हो गया 5%। हमारा ग्रोथ भी बहुत बढ़ गया, 40% का ग्रोथ था हमारा Q3 में बटरफ्लाई के ऊपर। और सोलर रूफटॉप और सोलर पंप्स में भी आप देख सकते हैं जीएसटी का बेनिफिट आना चालू हो गया। हमारा सोलर पंप्स का ग्रोथ रेट है अभी 2 गुना बढ़ गया कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। ओवरऑल समर का अर्ली ऑनसेट भी थोड़ा दिख रहा है, मोमेंटम मार्केट पे भी आ रहा है स्लोली। एंड इसके ऊपर अगले 2-3 क्वार्टर जैसे आ रहा है, समर के बेसिस पे ग्रोथ शुड बी पॉजिटिव फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स फ्रॉम वेयर वी आर। क्रॉम्पटन एक जानी जाती थी, मैं जब बचपन से याद है कि फैंस के लिए, फैंस में क्लियरली एक आप हमेशा लीडर रहे हैं और मार्केट शेयर भी आपका काफ़ी स्ट्रांग रहा है, लेकिन इसमें कुछ इन्वेंट्री पाइलअप हुआ था पिछले कुछ समय में। इस स्पेस में अब क्या पोजीशन लग रही है? जी, फैंस आप देखेंगे तो हम अभी वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी है। हम चालू किया फैंस से, पहले इंडिया का नंबर 1 कंपनी बनाया, हम तो अभी हो गया वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी इन फैंस। इसके ऊपर एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम जो मेजर करते हैं मार्केट शेयर, वो टर्शरी मोमेंट पे होता है, कंज्यूमर का प्यार कितना मिलता है आपका ब्रांड के ऊपर। मार्केट शेयर हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है, और उसके ऊपर जो टेक्नोलॉजी पे हमने इन्वेस्ट किया, 3-4 क्वार्टर से पहले हमने एक टेक्नोलॉजी अनाउंसमेंट किया, टेक विद हार्ट। उसने हमारा नया BLDC प्लेटफॉर्म लेकर आया, न्यूक्लियस। अभी जो भी नया प्रोडक्ट्स आ रहा है न्यूक्लियस का प्लेटफॉर्म से, BLDC का ग्रोथ भी बहुत बढ़िया चल रहा है फॉर द लास्ट 3 क्वार्टर्स। मोर इम्पोर्टेंटली, इन लास्ट क्वार्टर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के तरफ से हमको BEE 2.0 कंप्लाई करना, हमने सक्सेसफुली उसका कंप्लायंस भी खत्म कर दिया, और उसके ऊपर कॉस्ट को भी हमने कंट्रोल पे रखा था। हमने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया। इट हैज आल्सो हेल्प्ड अस टू एंश्योर दैट द कॉस्ट हैज बीन केप्ट स्टेबल, एंड इट विल आल्सो हेल्प अस इन एक्सपैंडिंग आवर ग्रॉस मार्जिन। एज फार एज द चैनल इन्वेंटरी इज कंसर्न्ड, टू बी फेयर, इट इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। जैसे जैसे अभी समर आएगा उसका ऑफ टेक भी हो जाएगा, एंड अर्ली साइंस आर प्रीटी पॉजिटिव ऑन दैट टू। मार्जिन्स आपके डाउन हैं इस बार लगभग 190 बेसिस पॉइंट, बट स्टिल आई मीन इट्स फार बेटर, बहुत अच्छे हैं स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से। और नो डाउट अबाउट दैट कि इस बार हमने सबसे टफेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कमोडिटी साइकिल देखी है, जिसको आपने बहुत अच्छी तरीके से नेविगेट किया है। फुल ईयर के लिए आपके मार्जिन्स के प्रोजेक्शन क्या होंगे, कंसिडरिंग दिस आई थिंक द हार्डेस्ट ऑफ मेटल साइकिल?
सी हमने मार्जिन का 3 गुना से देखते हैं हाउ टू हैंडल मार्जिन प्रेशर दैट कम्स इन। एक है हमारा फ्लैगशिप कॉस्ट प्रोग्राम उन्नति। कॉस्ट पे हम फोकस कर उसको रिड्यूस करते हैं। पहले हम सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट देख रहे थे, अभी हम इनडायरेक्ट कॉस्ट का भी चालू कर दिया। ये हमको 2.5 to 3% प्रोडक्टिविटी देता है। उसके ऊपर हम मिक्स के भी ध्यान देते हैं। जो प्रोडक्ट का ग्रॉस मार्जिन बड़ा है उसका थोड़ा ध्यान देकर उसको कैसे हम कंज्यूमर्स को रीच कर सकते हैं, वो भी हमको हेल्प कर रहा है मार्जिन इंप्रूव करने में। फाइनली कम्स टू प्राइस इंक्रीज। ये जो दोनों करने के बाद भी इफ देयर इज एन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस वी डू पास द प्राइस इंक्रीजेस एंड दैट्स वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रांड कम्स इन। ब्रांड के बेसिस हमको ये प्राइस इंक्रीज एक समय if you take last 5 quarters back, every quarter we used to take about 1.5% price increase, which is on a disciplined basis we have been doing it. As we get into season, we do think 2 more rounds of price increase will also be taken to mitigate some of the commodity inflation that coming in our way. Overall हमको margin stable दिख रहा है। अब जो देखे थे last quarter to this quarter ECD margin expand हो रहा है and we would like to stay with that and further invest back on the business for growth. एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको इसमें देखना पड़ेगा। लाइटिंग हमारा जो बिजनेस था पहले डिक्लाइन में था, अभी ग्रोथ में आ गया एंड वी आर प्रोबेबली लीडिंग द इंडस्ट्री ऑन ग्रोथ। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लाइटिंग में प्रॉफिट्स देखेंगे, वी आर नाउ बिकम इंडस्ट्रीज लीडिंग इन लाइटिंग कैटेगरी ऑल्सो ऑन मार्जिन्स। सो ओवरऑल बिजनेस सही डायरेक्शन पे जा रहा है। हमको मार्जिन का स्टेबिलिटी भी दिख रहा है, कपल्ड विद ऑल द एक्शंस दैट वी टॉक्ड अबाउट टू मेंटेन द मार्जिन। ओके मार्जिन्स को अगर आप देखें रिटेन करने के लिए आप प्राइस हाइक्स भी लेंगे एंड 2 प्राइस हाइक्स आर ऑन द कार्ड। आप कह रहे हैं लाइटिंग बिजनेस इज डूइंग वेल, बटरफ्लाई इज डूइंग वेल आफ्टर आई थिंक जीएसटी कट। आपने 2 सेगमेंट्स में उतरने की घोषणा करी। आई मीन आपने इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स में आने की बात कही, आपने चार्जर पावर बैंक्स मतलब मोबाइल एक्सेसरीज बनाने की बात कही। स्पेशली वायर सेगमेंट, केबल सेगमेंट, ये आपके सारे सेगमेंट्स अच्छा कर रहे हैं इस वक्त, आप मार्जिन्स मेंटेन कर रहे हैं। इस ओवर क्राउडेड सेगमेंट में आने का कारण क्या है, मैं समझना चाहता हूं। क्रॉम्पटन कैटेगरी में भी एंटर किया, हम इसी सोच के साथ एंटर करेंगे, हम एक लीडरशिप पोजीशन लेंगे। अब एक स्टेप पीछे देखेंगे, हम पहले हमने चालू किया फैन से, अभी हम वर्ल्ड नंबर 1 है। लाइटिंग में हम टॉप 3 प्लेयर है, पंप्स में हम टॉप प्लेयर है, रेजिडेंशियल प्लेयर। सोलर पंप हमने 2 साल पहले एंटर किया, आर्ग्यूबली हम टॉप 3 प्लेयर है उसमें। किचन में बटरफ्लाई एक्वायर किया, खुद का किचन पोर्टफोलियो भी हमने एक्सेलरेट किया, उसके बाद उसमें भी हम हो गया अभी टॉप 3 प्लेयर। सो लाइटिंग हम इसी सोच पे जा रहे हैं कि हम एक मी टू कैटेगरी पे घुसेंगे नहीं। कंज्यूमर का पेन पॉइंट हमको समझ में आता है, आज वायर्स मार्केट में है, जो इतना कॉम्पिटिटर है, कंज्यूमर को क्या चाहिए, इसमें क्या कमी आ रहा है और उसके हिसाब से क्या प्रोडक्ट हमको लेकर आना है। वो पहला चीज है, हम डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट लेकर आएंगे विच कंज्यूमर को पसंद आएगा। आप क्रॉम्पटन का ब्रांड इक्विटी देखेंगे, ये तो हर घर पे क्रॉम्पटन है, सब फैंस के साथ ही ग्रो हुआ है। सो देयरफॉर हमारा ब्रांड इक्विटी बहुत स्ट्रांग है। तीसरा है हमारा गो टू मार्केट। इंडिया से लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट इन कंज्यूमर आप देखेंगे वो क्रॉम्पटन है, सो वो हमारा बड़ा स्ट्रेंथ है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद में रखना पड़ेगा, हमारा कैपिटल एलोकेशन डिसिप्लिन। हम ऐसे कोई कैटेगरी में जाकर कैपिटल बर्न नहीं करते हैं, सोच कर जाते हैं। यूनिट इकोनॉमिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी पे स्केल करना है, कैटेगरी पे पैसा बनाना है और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो भी लेकर आना है। उसी हिसाब से हम सोचकर इसमें घुस रहे हैं। हमको एक बड़ा सिनर्जी दिख रहा है हमारे ब्रांड के साथ, गो टू मार्केट के साथ और कंज्यूमर रिक्वायरमेंट के साथ, उसीलिए हम आ रहे हैं वायर्स में। ऑलराइट, अरुणाचलम जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए। क्रॉम्पटन कंज्यूमर अच्छे नंबर्स और अच्छी मैनेजमेंट गाइडेंस और सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव कमेंट्री और स्टॉक में अच्छे मूव्स इस समय। शरद जी गुड आफ्टरनून, व्यू है क्या क्रॉम्पटन पर? हाँ, मैंने कई बार रिकमेंड भी किया है। मुझे लगता है जिस तरीके से ये नए एरियाज में जा रहे हैं उसकी वजह से उनका टैम सब्सटेंशियली एक्सपैंड हो रहा है। बट ऐसे बड़े मूवमेंट्स के लिए जो डाइवर्सिफिकेशन है वो प्ले आउट होनी चाहिए प्रॉपर्ली। तो मुझे लगता है थोड़ा सा समय लग रहा है, बट हमारा व्यू अभी भी यही है कि जैसे जैसे ये डाइवर्सिफिकेशन प्ले आउट होती है, कंपनी लगभग अपने टाइम को शायद 2-3 गुना से बढ़ा रही थी, तो उसका फायदा आने वाले समय में दिखना चाहिए। और ये करेक्शन के बाद मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी डिसेंट है, क्योंकि ये भाव से बहुत ज्यादा नीचे गिरने की उम्मीद नहीं कर रहे। 1.5 साल में आप 11-12 रुपए की अर्निंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 35-40 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होगा एक स्ट्रॉन्ग साइकिल में। तो मुझे लगता है एक डिसेंट बेट है, 350-400 शुरुआती लक्ष्य लेके आप चल सकते हैं। ओके, चलिए आशीष बहेती जी भी जुड़े हमारे साथ, उनकी ट्रेड भी ले लेते हैं। आशीष जी गुड आफ्टरनून। आशीष जी बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन।
अनुज जी, ओवरऑल रियलिटी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ये स्पेस में काफी अच्छा बuzz बन रहा है और जिस हिसाब से ओवरऑल रियलिटी अभी 20 डे के ऊपर में होल्ड है कर रहा है, मुझे लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल दिख रहा है। तो खरीदारी की सलाह है, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1540 का एसएल मेंटेन करे, ऊपर में 1590 और 1630 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। ओके, ओबरा रियल्टी पे आपका ये टेक। इस बीच चलते हैं टॉप कैश कॉल्स पिक करते हैं। आज याद रखिएगा स्क्रीन पे स्टॉक्स दिखा रहे हैं, कैश मार्केट में अच्छे मूव्स हैं, ब्रेथ अच्छी है। ट्रेड पिक करते हैं, पहला ट्रेड पिक करते हैं। और राजेश जी बताइए, राजेश पालवे जी, आप क्या ट्रेड पिक करेंगे? तो यहाँ पे कैश सेगमेंट में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। स्टॉक में आज एक अच्छा मूव देखने को मिला और स्टॉक में जिस तरीके से डेली चार्ट पे स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा है, ये एक साइन है सस्टेन बाइंग एक्शन का। ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। प्रीवियस स्विंग हाई जो अगस्त में बने थे उसका भी ब्रेकआउट हुआ है, तो हमें लगता है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी एक अच्छा मूव कंटिन्यू करेगा। अपसाइड के टारगेट 155 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड 134 के आसपास स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज आपका पहला कैश कॉल। राजेश पालवे जी का अगला ट्रेड आएगा राजेश सतपुते जी, फिर चलेंगे सौमिल जी के पास। राजेश सतपुते जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र देखिए, उषा मार्टिन का आप चार्ट देखिए, बेहतरीन चार्ट है। कंसोलिडेशन था, करीबन एक महीने का कंसोलिडेशन, रेजिस्टेंस था करीबन 420-25 पे। पूरा का पूरा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे मुझे लगता है मोमेंटम शुरू हो चुका है। तो जिस तरह से पैटर्न पैन आउट है, मुझे लगता है ये कम से कम जाएगा 450 to 460 तक। तो 450 460 इन दो टारगेट के लिए उषा मार्टिन आप बाय करें। स्टॉप लॉस होगा 429 का। उषा मार्टिन, ये हो गई कॉल। आई थिंक सौमिल की कॉल बाकी है। सौमिल, आपकी कैश कॉल क्या रहेगी? मेरी कैश कॉल होगी ACME सोलार में। ACME सोलार में डेली चार्ट पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना है और वो ट्रायंगल पैटर्न में प्रियम कर रहा हूँ कि ऊपर की तरफ टूटेगा। इस समय 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। अच्छा मोमेंटम है, मोमेंटम इंडिकेटर्स फ्रेश बाय सिग्नल दे रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी मीडियम टर्म की रैली भी कंटिन्यू हो सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे 222 पर और टारगेट होगा 245। ओके, चलिए ये बात हो गई एक्मे सोलर की। अब आगे बढ़ते हैं। कल्याण ज्वेलर्स एफएनओ का टॉप गेनर, आज 13% ऊपर है ये स्टॉक। दरअसल नंबर्स तो शानदार रहे ही, साथ ही एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ रिपोर्ट है हमारी सिस्टर वेबसाइट मनी कंट्रोल की, कि सेबी में इन्होंने एक अपील की है। क्या है वो अपील और क्यों भागा है स्टॉक, आशीष से समझ लेते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, समझाइए। गुड आफ्टरनून सर। एक तो बहुत लंबे समय के बाद कल्याण ज्वेलर्स के नंबर्स इतने बढ़िया देखने को मिले कि मार्केट ने पूरी तरीके से रिजॉइस किया। तो पहले मैं एक बार आपको नंबर्स बता देता हूं, फिर मनी कंट्रोल एक्सक्लूसिव की रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप नंबर्स देखिए कि हर पैरामीटर्स पर कितने बढ़िया देखने को मिले। मुनाफा 90% बढ़ा, आय 42%, एबिटा 74% बढ़ा और ये जो एक्सपांशन आया मार्जिन लेड है, यानी एबिटा मार्जिन 5.9% से बढ़कर 7.3% के देखने को मिले। लेकिन ये तो ऊपर ऊपर के नंबर्स है। अगर आप इंटरनल्स भी देखें तो ये मार्केट को पसंद आए। SSSG ग्रोथ शानदार 27% की देखने को मिली। अब इनका इंडिया कारोबार अच्छा ग्रो कर रहा है, मिडिल ईस्ट में बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर रही। 18 नए स्टोर्स इन्होंने जोड़े और इसी के साथ जो टोटल स्टोर्स की संख्या 318 हो गई है। अब आगे की जो स्टोर जोड़ने की गाइडेंस है ये भी बहुत बढ़िया, बता रहे हैं कि 80 से 90 स्टोर जो है ये मध्यम अवधि में जोड़ेंगे और इसमें 6 से 7 स्टोर जो है इंटरनेशनल भी देखने को मिलेंगे। तो अपने आप में मार्केट को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। लेकिन एक और खास रिपोर्ट आई, इसके बाद से हमने देखा कि स्टॉक में खास एक्शन देखने को मिल रहा है और ये मनी कंट्रोल एक्सक्लूसिव की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर बताया जा रहा है कि कंपनी ने सेबी के ऊपर अर्जी दी है, सेबी के साथ अर्जी दी और कहा है कि अब उन्हें एफएनओ से बाहर निकालना चाहिए। कारण ये है कि काफ़ी हद तक आप देखें तो प्राइस में गड़बड़ी के और ये आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं कि कोई स्टॉक को जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है। लगातार शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर बनती जा रही हैं। कंपनी ने ये बताया कि 29 नवंबर 2024 में कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक एफएनओ में शामिल हुआ, लेकिन इसके बाद से एक ट्रेंड लगातार ये ऑब्जर्व कर रही है कंपनी की इनके जो फ्यूचर्स हैं ये स्पॉट से डिस्काउंट पर चलते हैं, जिसी से समझ में आता है कि स्टॉक लगातार यहाँ पर हैवी शॉर्ट सेलिंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट सिर्फ इतना ही नहीं, ये बता रहे कि 7 जनवरी 2025 को कंपनी में कई तरह की अफवाहें उड़ाई गई और इसमें अगर आप देखें तो कुछ अफवाहें ऐसी थी कि प्रमोटर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो फंड मैनेजर्स ने यहाँ पर निवेश किया उन्हें ब्राइब दिया गया है।
तो ऐसी खबरें जब निकल कर आई तब इस स्टॉक में हमने देखा है कि लगातार गिरावट है। इनफैक्ट कुछ और इंस्टेंसेस कंपनी ने बताकर ये भी कहा है कि जैसे इनके क्वार्टरली अपडेट्स आने वाले होते हैं उससे पहले हैवी शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिलता है। तो प्राइस में गड़बड़ी जानबूझकर की जा रही है और इसी के चलते अगर आप देखें तो सेबी जो मार्केट रेगुलेटर है यहाँ पर कंपनी ने दरखास्त देकर कहा है कि अब इनके जो स्टॉक्स हैं इन्हें एफएनओ से बाहर करना चाहिए। जी हाँ, तो इसे कहते हैं आशीष, एफ&ओ अभिशाप भी है, वरदान भी है, और हमें इस अभिशाप से बाहर निकालिए, कल्याण कहता हुआ। शरद, आपने आशीष को सुना अभी? एक तो नंबर्स का पर्सपेक्टिव था, दूसरा था अनवांटेड शॉर्टिंग, है ना, हमारे स्टॉक के प्राइस मूवमेंट से खिलवाड़ हो रहा है। अच्छा, आप कल्याण को कैसे ट्रीट करेंगे इस नंबर्स के बीच में, गोल्ड प्राइसेस के बीच में और इस शिकायत के बीच में? देखिए, नंबर्स तो मेरे हिसाब से ये क्वार्टर के ठीक है, बट प्राइस के हिसाब से शायद मोर और लेस जो एक्सपेक्टेड नंबर्स थे FY26 के 12 रुपए के आसपास की अर्निंग्स एक्सपेक्टेड थी। मोस्ट अभी 4 रुपए इस क्वार्टर आया है, तो अगले क्वार्टर भी 4 रुपए आएगा, तो लगभग आप 12-13 रुपए के आसपास की अर्निंग्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। FY27 की अर्निंग्स में हो सकता है थोड़ा सा फिलिप मिल जाए। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि 20% जैसी ग्रोथ आती है और अगले साल की अर्निंग्स पे आप 35 के आसपास का भी मल्टीपल देते हैं, तो मुझे लगता है 450 550 के आसपास लगभग फेयरली वैल्यूड हो जाता है। अगर वहां से भी और ज्यादा इंप्रूवमेंट नंबर्स में आती है तो रीरेट हो सकता है, बट अभी मुझे लगता है 450 550 लगभग फेयर वैल्यू होनी चाहिए। जहां तक अभी इस F&O बेस का सवाल है, किसी के शॉर्ट बिल्डअप वगैरह का, तो मुझे लगता है फ्री मार्केट में अगर मैनिपुलेशन है तो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन अगर जेन्युइनली कोई शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट कर रहा है और उसके अगेंस्ट में नॉर्मल ट्रेडिशनल बाइंग नहीं आ रही है, तो उसमें किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बट हाँ, अगर इस तरीके के बायस क्रिएट किए जा रहे हैं, न्यूज फ्लो वगैरह मैनेज करके उनको हर्ट किया जा रहा है कंपनी की वैल्यूएशन को, तो वो सर्टेनली नेगेटिव है। बट उसके पहले एक रनअप भी बहुत स्ट्रॉन्ग आया था, तो एक टाइम पे स्टॉक लगभग कितना 800 850 रुपए था, जिस टाइम पे वैल्यूएशन से 105 टाइम थी। तो मुझे लगता है जब 105 टाइम वैल्यूएशन पे आप कंप्लेन नहीं कर रहे थे, तो अभी 30-35 पे भी आपको कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। बट अनडाउटेडली अगर कोई बायस है, कोई जानबूझ के ऐसी कोई शरारत कर रहा है, तो उसके लिए सर्टेनली सेबी को एक्शन लेना चाहिए। बट शॉर्ट बिल्डअप ऐसा अगर नॉर्मल पार्लेंस में है, तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अनुज, हमें तो हर स्टॉक के बारे में बात करनी पड़ेगी, चाहे उसकी प्राइस परफॉर्मेंस कहीं कैसी भी हो। अनुज, एक तो नंबर्स, दूसरी बात एक बुरे फेस से स्टॉक बाहर निकल के आया, और तीसरी बात कंपनी ने अगर ऐसी शिकायत की है, टिप्पणी की है, अनवांटेड शॉर्टिंग हो रही है, और एक इस कंपनी के अगर अगेंस्ट कोई चल रहा है, कैसे देखना चाहिए कल्याण को इस वक्त इन खबरों के बीच में? बिल्कुल, पहली बात तो खैर कल्याण ने तो खैर क्लैरिफाई किया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं शायद कहा हो, लेकिन फिर मैं एक चीज़ कहूँगा, मेरा ये मानना है कि कंपनियों को ये डिसाइड नहीं कर सकती कि आप F&O में हो या नहीं हो, और अगर कोई शॉर्ट कर रहा है तो कर रहा है, सिर्फ फ्यूचर डिस्काउंट पर है ये कोई कारण नहीं है। और कई बार ऐसा हुआ है, हमने कई स्टॉक्स देखे हैं जो अच्छे नंबर पर भी नहीं चलते हैं अगर स्ट्रीट को कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो। हाँ, लेकिन अगर इनकी बात इस चीज़ से रिलेटेड है कि कोई वाकई में मैनिपुलेशन कर रहा है, हालांकि अब उन्होंने डिनाई कर दिया उस बात को, तो उस पर ज़्यादा और बात करके मतलब नहीं है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि उनके पास कोई हेरा फेरी की शिकायत की जानकारी नहीं है, तो ठीक है, फिर मैटर एंड्स है। अगर कंपनी ने साफ खुद ही बोल दिया, लेकिन अगर बाई चांस वो रिपोर्ट सही होती तो मेरा व्यू यही होता कि ये लेट्स से भी डिसाइड दैट, देन आप नहीं डिसाइड कर सकते। खैर एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और बात करते हैं। PFC और REC की मर्जर का अप्रूवल हुआ, स्टॉक्स काफ़ी चल चुके थे, आज करेक्शन आ गई दोनों में, PFC में कम आई, REC में बहुत बड़ी करेक्शन आई। आशीष, क्यों आई ये करेक्शन? बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप देखें तो दरअसल वैसे तो रिपोर्ट से इशारा कर रही हैं कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये जो मर्ज एंटिटी है, दोनों कंबाइंड एंटिटी, इनका साइज और स्केल बड़ा सिग्निफिकेंट होगा। हो सकता है कि जो रेशियो है ये थोड़ा सा निराशाजनक यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन कुछ डिटेल्स हैं, फाइनल डिटेल्स हैं जो REC और PFC के निवेशकों को काम आ सकती है कि कंबाइंड एंटिटी दरअसल कैसी लगेगी। खबर पहले बता देता हूँ, मर्जर में पता चल गया था, मर्जर की खबर हमें बजट के दौरान पता चल गई थी। अब दोनों के बीच में मर्जर को दरअसल अगर आप देखें तो अप्रूवल मिल चुका है, और REC का जो है मर्जर वो PFC में होगा, और REC के अगर आप देखें तो 9 शेयरों पर PFC के 8 शेयर यहाँ पर मिलेंगे। ये फिलहाल के लिए रेशियो है, लेकिन खास बात यह है कि इस मर्जर के बाद जो कंबाइंड एंटिटी है, इसकी शेयर होल्डिंग सरकार की तकरीबन गिरकर 42% आ सकती है। अब मैं जिस फायदे की बात कर रहा हूँ, इसे समझना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कारण ये है कि अगर आप देखें तो इसकी जो कंबाइंड लोन बुक है,
ये 11.5 लाख करोड़ हो जाएगी, यानी इसकी साइज और स्केल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, बहुत ह्यूज हिमांगस हो जाएगी। और इसको कंपेयर फिर आगे जाके किया जा सकता है बड़ी बैंकों के साथ। ये कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं, नोट्स हैं जो इशारा कर रही हैं कि कंपेरेबल एंटिटी हो जाएगी बड़ी बैंकों के साथ। और साथ में अगर आप देखें तो एक बड़ी दिक्कत यह है कि आरईसी और पीएफसी दोनों का एक जैसा कारोबार है, कस्टमर्स भी एक जैसे हैं, तो एक ओवरलैप देखने को मिलता है। अब कंबाइंड एंटिटी में ओवरलैप की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी और इसी के चलते आप देखें तो यहाँ पर जो मर्जर हो जाएगा कंबाइंड एंटिटी का, ये ग्रोथ के लिहाज से और आगे आरओएस के लिहाज से यानी ऑपरेशनल फ्रंट पर काफी सिग्निफिकेंट देखने को मिलेगा। एक बार कंबाइंड लोन बुक की जो पिक्चर है ये आपके सामने रख देता हूं कि इसकी साइज और स्केल किस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। कंबाइंड एंटिटी के आप देखें तो जनरेशन को जो ये लोन देते हैं इसमें 29% की हिस्सेदारी हो जाएगी, रिन्यूएबल्स में तकरीबन 14%, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बड़ा पैसा भी आ रहा है, 40% बुक ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ट्रांसमिशन में 7%, इंफ्रा और अन्य में तकरीबन 10% ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बात साफ है, हो सकता है कि रेशियो के चलते थोड़ी सी निराशा यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन लंबी अवधि में साइज, स्केल, ग्रोथ और आरओएस, असेट क्वालिटी के लिहाज से ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इस मर्जर को थम्स अप दिया गया है। चलिए, थम्स अप दिया गया इस मर्जर को, आशीष शुक्रिया। लेकिन शरद जी, जिनके पास है पीएफसी वो क्या करें, और अगर आरईसी है तो वो क्या करें, क्योंकि थोड़ा सा मामला फंस रहा है यहाँ पर। मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो आर्बिट्राज रेशियोज के हिसाब से आप देख लीजिए, बट मुझे लगता है दोनों ही में यहाँ से काफी डिसेंट आउट परफॉर्मेंस की हम उम्मीद कर रहे हैं। जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है रिन्यूएबल साइड पे और जैसा पुश है गवर्नमेंट का, प्लस टीएनडी में जैसी रिक्वायरमेंट है अगले 10-15 साल, मुझे लगता नहीं कि ये स्पेस में आपको कोई खास स्लोडाउन दिखाई देगा और मर्ज्ड एंटिटी काफी बड़ी एंटिटी बनकर निकलेगी। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो अभी प्राइस टू बुक 1.1, 1.2 के आसपास है, वो एस्केलेट होकर ग्रेजुअली 1.5 से 2 की तरफ जाए। तो सिंपली आप समझ लीजिए कि 40 से 50% अपसाइड तो वहीं से निकाले आनी चाहिए। प्लस जो अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी है वो भी स्ट्रॉन्ग है, कोई एनपीए का ऐसा प्रेशर है नहीं। प्लस डिस्कॉम्स में ऑलरेडी रेगुलेशन की बात सरकार कर रही है, तो मुझे लगता है काफी बढ़िया डेवलपमेंट है। कंजर्वेटिवली चलिए तो भी मेरे हिसाब से 40-45% अपसाइड होनी चाहिए मर्ज्ड एंटिटी में, या दोनों एंटिटीज में अलग अलग भी आपके पास इन वैल्यूएशंस पे है तो उतना अपसाइड आपको मिल जाना चाहिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब आपको धमाकेदार ऑप्शंस का सीक्वेंस बताते हैं। राजेश पालवे जी, मानस जी और अरुण जी। अरुण जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। अनुज जी, एलटीएफ के कॉल ऑप्शन को लेने की सलाह है। एलटीएफ में एक अच्छा ब्रेकआउट के संकेत देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट एट द मनी कॉल ले सकते हैं। 295 की कॉल को बाई करने की सलाह है। 8 साढ़े 8 रुपए के आसपास चल रहा है, 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है। ये ऑप्शन मुझे लग रहा है 11 रुपए तक जा सकता है और एलटीएफ का जो स्पॉट प्राइस है वो 300 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। तो मुझे लग रहा है एलटीएफ के एट द मनी कॉल ऑप्शन को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, एलटीएफ फ्रांस की 295 की कॉल ऑप्शन इस स्क्रीन पे वो शॉर्ट कवरिंग है, कॉल में वो आपको दिखाई दे रही है। कॉल राइटर्स बैकफुट पे हैं। राजेश पालविया जी, आपका ऑप्शन ट्रेड क्या रहेगा? तो वीरेन जी, यहाँ पे फार्मा स्पेस पे फोकस है और उसमें हमें लगता है डॉक्टर रेड्डी में यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। स्टॉक में वीकली चार्ट पे देखें तो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट आज आते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हम 1270 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि करीब 21 रुपये 50 पैसे 60 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे बाय करने की सलाह है। और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इस ऑप्शन के आते हुए दिख सकते हैं, करीब 29 से लेके 35 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 16 रुपए के आसपास। तो डॉक्टर रेड्डी का 1270 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। ओके, मानस जी आपका धमाकेदार ऑप्शन। देखिए अनुज जी, स्विगी पे ध्यान है। अगर आप स्विगी के चार्ट्स देखेंगे तो आप एक रिवर्सल के साइन कुछ दिख रहे हैं। इनवर्स रेंज पैटर्न का ब्रेकआउट है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो स्विगी का 330 वाला कॉल ऑप्शन 11 रुपए 70 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। 8 रुपए 90 पैसे, 8 रुपीज 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 18 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। चलिए, ये हो गया आपके लिए ऑप्शन ट्रेड। अब बात करते हैं बजट में जो F&O कारोबार में एसटीटी बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इससे ब्रोकिंग इंडस्ट्री ऑब्वियसली थोड़ी सी नाराज़ है और ब्रोकर्स को इस फैसले से F&O वॉल्यूम्स घटने की आशंका है। यही वजह है कि ब्रोकर्स का संगठन एनमी चाहता है कि सरकार एसटीटी में ली गई बढ़ोतरी वापस ले। हमारे साथ एनमी के नेशनल प्रेसिडेंट CAK सुरेश जुड़ रहे हैं। सुरेश जी, गुड आफ्टरनून। सुरेश जी, तो ये आप कह रहे हैं कि एसटीटी सरकार वापस ले। सरकार का पक्ष बहुत क्लियर है, हमने एसटीटी रेवेन्यू के लिए नहीं बढ़ाया, हमने एसटीटी सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बढ़ाया।
वो इसलिए क्योंकि 90% से ज़्यादा ट्रेडर्स पैसा गंवा रहे हैं, तो थोड़ा उनको डिस्करेज किया जा सके। इस पर आपकी क्या कमेंट्री होगी? एक्चुअली क्या एनमी का विचार क्या है, वो एसटीटी का बजट में ज्यादा करने के लिए जरूरत भी नहीं है, क्योंकि द रीजन क्या बताया, वो स्पेकुलेशन को कम करने के लिए हम ज्यादा किया है। लेकिन स्पेकुलेशन कम करने के लिए वो अच्छा टूल नहीं है। अच्छा टूल दूसरा टूल्स अवेलेबल है, लेकिन वो टूल सीधा वो कम करने के लिए नहीं, कुछ नहीं होगा। इसलिए हम विचार क्या है, वो रीअलाइन करने का है। एसटीटी का पहले क्या है, वो वापस वी हैव टू गेट बैक द ओल्ड रेट्स ओनली, नॉट द न्यू रेट्स। क्योंकि ओल्ड इतना ज्यादा करने तो क्या होगा, पहले हमारा वॉल्यूम भी एक्सचेंज में कम होगा, हमारा बिजनेस भी कम होगा, हमारा ब्रोकरेज कम होगा, एंड वो लॉसेस बढ़ जाएगी। इंडिविजुअल का लॉसेस कम नहीं होगा, इट विल इंक्रीज फर्दर। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अगर वॉल्यूम कम होंगे तो ऑब्वियसली लोग लॉस कम ही होगा ना, मतलब भले ही लॉस होगा, लेकिन अपने आप अमाउंट तो कम हो जाएगा ना। कम से कम 1 लाख नहीं लॉस होगा, 80,000 लॉस हो जाएगा, थोड़ा तो लॉस कम होगा। That's why I'm saying, even when you increase आप साइज को इंक्रीज किया है फंडों को, क्या हुआ, लॉस कम हो गया नहीं है। सो इसलिए क्या है, इसका अटैक दूसरा है, हम कुछ एंट्री बैरियर लाने पड़ेगा, और वी हैव टू ब्रिंग इन सम हॉलिडे पीरियड वो क्लाइंट्स के लिए। एक साल के बाद वो फंडों में खेल सकते हैं, और 6 महीना के बाद फंडों में खेल सकते हैं। ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस आने तो अच्छा होगा, क्लाइंट्स को भी सीरियस होगा, वो भी कुछ सीखने को मौका मिलेगा। लेकिन अभी क्या है, तुरंत क्लाइंट आने के बाद फंडो करते हैं, इसलिए लॉस होते हैं। दूसरा है, वो फंडो लॉस अकेले देखने का वो अच्छा नहीं है। एक क्लाइंट का पोजीशन होगा कैश मार्केट में, उसमें प्रॉफिट होगा, इसमें लॉस होगा। सो वी हैव टू सी टुगेदर द होल पिक्चर, यू हैव टू स्टडी विथ टुगेदरनेस, वी हैव टू सी दैट whether the loss is really huge or not. Then only we can understand, yes, loss बड़ा है, इसलिए हम कुछ करने पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, लॉस कम करने के लिए एसटीटी ज्यादा करना अच्छा नहीं है। वो क्या है, वो इट विल बिकम एन एंटी मेजर, इट वोंट हेल्प यू टू ब्रिंग डाउन द लॉसेस और ब्रिंग डाउन द प्लेयर्स इन द मार्केट। मतलब सुरेश जी का मानना है, अनुज, कि आपको नेट आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट लॉस देखना चाहिए, आउट ऑफ कैश और डेरिवेटिव्स दोनों मिला के। अच्छा सुरेश जी, एक चीज़ बात और पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि एक तरफ तो डैमेज है क्योंकि एसटीटी हाइक हुआ है, दूसरी बात जो प्रोडक्ट्स थे वो भी कम हो गए हैं, लाइक वीकली एक्सपायरीज का। दूसरी बात, जो कैलेंडर स्प्रेड्स पे जो एडवांटेज थे ऑन एक्सपायरी डे, वो भी उनको भी विड्रॉ किया जा रहा है। इससे कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? ऑलरेडी वो फंडों का वॉल्यूम क्या है, फ्यूचर्स में 82% कम हो गया। एक्सचेंजेस का वॉल्यूम इतना कम हो गया, तो बहुत ज्यादा कम हो गया फ्यूचर्स में। ऑप्शंस में भी कम हो गया, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फ्यूचर्स में ज्यादा हो गया। सो फ्यूचर्स एक्चुअली सबको मालूम है वो हेजिंग का इंस्ट्रूमेंट है। अभी फ्यूचर्स में क्या है, मार्जिन भी 7% मार्जिन भी अप्लाई किया है। इसके बाद भी आप बोल रहे हैं एसटीटी ज्यादा कर दो। फ्यूचर्स में क्या है, एसटीटी का कॉस्ट ऑलमोस्ट 80% आता है। टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग में 80% एसटीटी का कॉस्ट है फ्यूचर्स में। इसलिए वो क्या है, दूसरा वो महीना का वो कैलेंडर स्प्रेड का भी तकलीफ होगा, वो भी अफेक्ट होगा। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट क्या है, वो रोल बैक कर दो, हाइक को रोल बैक कर दो, स्टेटस को बनाओ। इफ एट ऑल यू वांट टू शिफ्ट पीपल्स फोकस फ्रॉम फंडो टू कैश मार्केट, क्या करने का है, कैश मार्केट में कम कर दो एसटीटी को, ज्यादा लोग वहां जाएगा, माइग्रेट हो जाएगी। माइग्रेट जाने तो क्या होगा, वेल्थ क्रिएशन का वो क्या है, माइंड जाएगा, नहीं तो क्या इधर होगा। सो इसलिए कम करने का है, कैश मार्केट में एसटीटी कम करने का है, इधर एसटीटी को स्टेटस को लेने का है, बस। अगर ऐसा करे सरकार, आके कहे कि चलिए ठीक है, हम एफएनओ में नहीं कम कर रहे हैं लेकिन कैश का जीरो कर रहे हैं, तो वो ठीक होगा फिर आपके हिसाब से, वो वेलकम होगा? या कैश मार्केट में एसटीटी कम करने तो हमारा विचार नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वेल्थ क्रिएशन का डायरेक्शन है। वेल्थ क्रिएशन डायरेक्शन कुछ भी नहीं है। अभी क्या चाहते हैं हम, वेल्थ क्रिएशन का डायरेक्शन चाहते हैं लोगों के लिए, पर्टिकुलरली टायर 2 टायर 3 सिटीज का लोगों भी अंदर आने पड़ेगा, मार्केट में आने पड़ेगा। अभी
वो आने के लिए कुछ हम करने पड़ेगा ना, इसलिए हम एनबी में भी पूछा था, कुछ सजेशन दिया था, 2 लाख तक कुछ पैन का जरूरत नहीं है, ऐसा सजेशन दिया था, लेकिन वो नहीं हुआ है बजट में। ठीक है चलो, बट एक कर सकते हैं ना, एसटीटी को कम कर सकते हैं कैश मार्केट में, देन लोग को क्या है, वो परचेस करने के लिए कॉस्ट कम हो जाए तो क्या है, अच्छा है ना। सो लोग वहां आएगा, सो कैश मार्केट डीपन होगा, कैश मार्केट डीपन होगा तो लिक्विडिटी अच्छा होगा, फिर लोगों का क्या है, शिफ्ट हो जाएगी, ये फंडों से वहां शिफ्ट हो जाएगी, ब्रोकर्स को भी अच्छा है, ब्रोकर्स को भी अच्छा है, कैश मार्केट में लोग आने तो भी अच्छा है ना, कोई बात नहीं। ओके सुरेश जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी फ्रैंक ओपिनियन दिया आपने अपना, और थैंक यू सो मच। होपफुली आपसे आगे भी बात होगी, क्योंकि आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कभी भी अगर और इम्पॉर्टेंट बातों पर आपसे व्यू लेना चाहेंगे तो होपफुली आपसे बात हो। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके चलिए 4 का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। आशीष बहेती जी आपके पास आएंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, फिर राजेश पालवी जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, सौमिल जी के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए, और शरद जी के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए। तो आशीष जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। जी सस्ता ऑप्शन के तौर पे हिंडाल्को की कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी। वापस मेटल में एक मोमेंटम अपसाइड में देखने मिल रहा है, और हमें लग रहा है कि इससे ऑप्शन के थ्रू चेज करना चाहिए। तो 970 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह है। 29 रुपीज़ के करीब ये ट्रेड कर रही है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 24 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 35 और 40 तक के टारगेट इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके हिंडाल्को की 970 की कॉल। अब चलते हैं एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश पालवी जी के पास। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं? तो बीरेन जी यहाँ पे टाइटन पसंद आ रहा है। टाइटन में अगर हम देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे देखने को मिला, और जिस तरीके से स्टॉक में का आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है, हमें लगता है ये स्टॉक वापस अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे बहुत जल्द पहुंचता है, ऑलमोस्ट उसकी ट्रेजेक्ट्री में ही है। और तो हमें लगता है यहाँ से मोमेंटम 4300 4320 की तरफ बढ़ेगा। टाइटन फ्यूचर्स बाय किए जा सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 4195 के आसपास। ओके सौमिल जी आपका चार्ट का चमत्कार ट्रेड। मेरा ट्रेड होगा ऑन द सीमेंट सेक्टर अगेन। सीमेंट सेक्टर में आज 2-3 कॉल ऑलरेडी आए हैं। अंबुजा सीमेंट मेरे तरफ से होगा। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। आज बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। मुझे लगता है इवन इन द मीडियम टर्म आउटलुक एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है इसमें। स्टॉप लॉस रखेंगे 528 पर, और टारगेट होगा 570। ओके मुझे सीमेंट्स 543 पे आपका बाय कॉल। शरद अवस्थी जी के पास चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। शरद जी क्या पिक कर रहे हैं? जी हमारा मिड कैप फंडा होगा केपीआईटी टेक। कंपनी सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स में एक लीडिंग पोजीशन रखती है, और हमारा मानना है कि पिछले कुछ समय में एशियन काउंटर पार्ट्स ने थोड़ा सा स्लो डाउन दिखाया था, यूएस वगैरह से भी वो स्लो डाउन आया था। बट अब FY27 में वो स्लो डाउन लगभग रिकवर हो जाना चाहिए, और वहां से लगातार हमें इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए। प्लस हमें लगता है जो OEM स्पेंडिंग में थोड़ा सा स्लो डाउन आया था पिछले 1 साल में, वो भी अब नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए, तो ग्रोथ वापस आ जानी चाहिए। और कंपनी में बेटा मार्जिन वगैरह स्ट्रांग है, स्ट्रांग प्रेजेंस है एसडीवीज में, जिसका फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। वहां पे टाइम एक्सपेंशन भी अगले 4-5 साल में काफी तगड़ा होना चाहिए। तो हमारे अनुमान के हिसाब से अगले साल करीब कंपनी हाँ 35 से 40 रुपए के आसपास की अर्निंग्स अगले साल रिपोर्ट कर देगी। 35 रुपए के आसपास की अर्निंग और 40-45 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 1500 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से केपीआईटी टेक। चलिए तो केपीआईटी टेक आपका आज का फंडा कॉल। 4 ट्रेड्स पिक किया हमने। पहला ट्रेड था आज आशीष बहेती जी का सस्ता ऑप्शन, उन्होंने पिक किया आज टाइटन को जस्ट नंबर से पहले, और माफ कीजिए हिंडाल्को को 970 की कॉल ऑप्शन लगभग 35-40 का लक्ष्य के लिए यहाँ पर 30 पे ट्रेड करते हुए राजेश पालवी जी ने एफएनओ सुपरस्टार पिक किया, और उनका ट्रेड रहा टाइटन फ्यूचर्स 42.7-42.80 के लक्ष्य के लिए। सौमिल जी ने पिक किया चार्ट का चमत्कार, और टाइटन के बाद चार्ट का चमत्कार अंबुजा सीमेंट्स 570 की कॉल यहाँ पे, और मिड कैप आईटी में शरद जी ने थोड़ी सी हंटिंग की, और उनका आज का मिड कैप फंडा आपकी स्क्रीन पे आएगा। दैट्स केपीआईटी टेक 1500 के लक्ष्य के लिए। अनुज बिल्कुल, चलिए अब बात करते हैं कल आने वाले नंबर्स की। कल निफ्टी में आयशर मोटर्स, टाइटन समेत 4 नंबर्स आएंगे, साथ ही वायदा में ब्रिटानिया और जुबिलेंट फूड के नंबर्स आएंगे। मंगलम, तिपाली और कंचन जुड़े हैं हमारे साथ नंबर्स के प्रीव्यू के लिए।
पहले चलते हैं मंगलम के पास। टाइटन और ब्रिटानिया के नंबर्स कैसे रहेंगे ये एक्सपेक्ट कर ये जान लेते हैं मंगलम से। मंगलम बताइए क्या एक्सपेक्ट करेंगे? कल्याण के बाद टाइटन से भी अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है? बिल्कुल अनुज, बिकॉज टाइटन का भी क्या है ना, कल्याण के जैसे ही उन्होंने हमें थर्ड क्वार्टर अपडेट भी दे दिया था, बट क्या टाइटन का स्टॉक कल्याण के जैसे चलेगा? वो वैसा नहीं होगा, क्योंकि एक टाइटन का स्टॉक ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर चुका है, स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है, 67 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है, और एट द सेम टाइम जैसे ही उनके जो थर्ड क्वार्टर का अपडेट आया था उस वजह से हमें स्टॉक में रिएक्शन ऑलरेडी देखने को मिल गया था। घरेलू सेल्स ग्रोथ जो है वो 38% रही है, वो कंपनी ने हमें ऑलरेडी बता दिया है, और उसके साथ भी अगर आप देखें तो उनका जो एबिटा मार्जिन होगा वो एक्सपैंड होगा। 41% ग्रोथ ज्वेलरी बिजनेस में हम देख रहे हैं, 40% रेवेन्यू ग्रोथ ओवरऑल हम देखेंगे कंपनी की कंसोलिडेटेड बिजनेस पे, और जो उनका एबिटा होगा वो 51% ग्रोथ करेगा, और जो नेट प्रॉफिट है वो करीब 50% के आसपास ग्रो करेगा। अगर हमें उनका इंटरनल्स देखें तो जो ज्वेलरी बिजनेस है दैट वुड बी लेड बाय जोया, तनिष्क एंड माया, विच विल बी 40%। कैरेट लेन जो उनका ग्रोथ ड्राइवर है वो भी 42% के आसपास बढ़ेगा। रिमेंबर, ये क्वार्टर जो है पिछले समय इसी वक्त हमने कंपनीज में एक्सेप्शनल एबिटा लॉस देखा था, क्योंकि वो जो कस्टम ड्यूटी का रिडक्शन हुआ था उसकी वजह से उनको इन्वेंट्री लॉस लेना पड़ा था। इस बार उन फेवरेबल बेस पे और हायर गोल्ड प्राइसेस पे मार्जिन्स काफ़ी तगड़े दिखेंगे। तो ये टाइटन है। और ब्रिटानिया अगर आप देखें तो ब्रिटानिया में भी अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है। पिछले क्वार्टर और इसमें सबसे बड़ा चेंज तो ये आया है कि रक्षित हरगवे जो है वो अब कंपनी के एमडी बन चुके हैं। वरुण बेरी ने रिज़ाइन कर दिया था अपने कार्यकाल से पहले ही। जो स्टॉक है वो भी अपने 52 हफ्तों की ऊंचाई से 8% नीचे है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 8% रेवेन्यू ग्रोथ होगा, 15% एबिटा ग्रोथ होगा, और जो नेट प्रॉफिट है वो 16.5% के आसपास बढ़ेगा। मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो 7 से 8% के आसपास होगा, क्योंकि जो पिछले क्वार्टर में जीएसटी के रिडक्शन हुई थी वो उनके 95% पोर्टफोलियो पर इम्पैक्ट किया था, तो उसका जो रिफर्बिशमेंट है वो हमें देखने को मिलेगा। 200 से 400 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट वो जीएसटी रीस्टॉकिंग के वजह से मिलेगा, जो हमें दूसरे क्वार्टर में डीस्टॉकिंग के वजह से मिला था। ओके मंगलम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। टाइटन और ब्रिटानिया इनकी स्कैनिंग करेंगे चार्ट्स पे और प्री नंबर्स प्लेसमेंट की बात करेंगे। पर आगे चलते हैं, थोड़ी सी अर्निंग्स को खंगाल लेते हैं और दीपाली के पास चलते हैं आयशर मोटर्स के लिए। दीपाली क्या एक्सपेक्टेशन है? आयशर मोटर्स के नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, और सालाना आधार पर मुनाफा हो, आय हो, या फिर एबिटा परफॉर्मेंस ही क्यों ना हो, 20-22% की ग्रोथ एंटिसिपेट की जा रही है। स्पेसिफिकली देखें तो टोटल रेवेन्यूज में 21.5% की ग्रोथ सालाना आधार पर आ सकती है। मुनाफा 20-20.5% बढ़कर आ सकता है। एबिटा 25% ग्रो हो रहा है। मार्जिन में भी मार्जिनल एक्सपेंशन है, 24.2% से बढ़कर 24.5% पर आ सकता है। उतना ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं देखने को मिल रहा है, उसके पीछे रीज़न है। इनफैक्ट अलग अलग अगर हम सेगमेंट्स की परफॉर्मेंस देखें तो रॉयल एनफील्ड की जो डोमेस्टिक सेल्स रही वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही। Q3 में 21% की ग्रोथ सालाना आधार पर हमने देखी। सीक्वेंशली हालांकि आंकड़ा फ्लैट था, लेकिन रॉयल एनफील्ड के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इम्पैक्ट हो रहे हैं, स्पेशली यूएस और मैक्सिको में। इसके अलावा अगर आप वोल्वो, आयशर कमर्शियल व्हीकल्स के वॉल्यूम्स देखें तो वो स्ट्रॉन्गर साइड पर रहे Q3 में। वहाँ पर मार्जिन में भी 180 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट हमने देखा सीक्वेंशियल बेसिस पे महज। तो इसी वजह से रेवेन्यूज़ को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्जिन्स में हालांकि कंपनी ने अपनी ओवरऑल कॉस्ट को ज़रूर कम किया है, लेकिन कमोडिटी कॉस्ट बढ़ी है, प्लस हायर मार्केटिंग स्पेंड रहा है, जिसके कारण उतना इम्पैक्ट मार्जिन्स पर पॉजिटिवली दिखाई नहीं दे रहा है। बट अदरवाइज नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। इंपॉर्टेंट रहेगी कॉमेंट्री रॉयल एनफील्ड के पर्सपेक्टिव से। डोमेस्टिक मार्केट में जो कॉम्पिटिशन है वो इंटेंसिफाई हो रहा है बाकी प्लेयर्स की तरफ से, तो क्या प्लान है प्रोडक्ट पाइपलाइन को लेकर, नए लॉन्चेस को लेकर, प्लस डिमांड एनवायरनमेंट कैसा बना हुआ है, एक्सपोर्ट्स को लेकर क्या एंटिसिपेट कंपनी कर रही है, ये कुछ कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी। अदरवाइज नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है। ओके, नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं यहाँ पर भी। कंचन, जुबिलेंट फूड से क्या एक्सपेक्ट करें? जी, नंबर्स हमें यहाँ पे भी पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकते हैं। रेवेन्यू की बात करी जाए तो 1852 करोड़ का जो नंबर है वो सामने उभर के आ सकता है। एबिटा फ्रंट पे भी एक अच्छा खासा जो गेन है वो देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे मार्जिन्स भी हमें सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। इस टाइम पे नंबर ऑफ डोमिनो देखें तो इस क्वार्टर में माना ये जा रहा है 2391 जो स्टोर्स हैं हमें खुलते हुए दिखाई दिए हैं। LFL ग्रोथ हालांकि थोड़ी सी हमें धीमी होती हुई दिखाई दी है। देखिए, जो क्वार्टर है उसके फर्स्ट हाफ में तो हमने देखा था कि एक शानदार हमें तेजी देखने को मिली थी, लेकिन सेकंड हाफ तक आते आते जो तेजी है वो हमें धीमी पड़ती हुई दिखाई दी है, जिसके चलते लाइक फॉर लाइक ग्रोथ थोड़ी सी हमें धीमी होती हुई दिखाई दे सकती है। 5.5 से 6% पे नंबर जो है रजिस्टर किया जा सकता है। ग्रॉस मार्जिन यहाँ पे सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज जो इन्वायरमेंट बना हुआ था पूरा का पूरा वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, और जो GST रेट कट है उसका भी बेनिफिट यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है।
ऑपरेटिंग लेवरेज भी अपने पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। फोकस एरिया आपका क्या होगा उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, फोकस यहाँ रखना होगा कि कंपनी इस टाइम पे किस तरीके की वैल्यू ड्रिवन इनोवेशन करती है और साथ ही साथ नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में किस तरीके से एम्फसाइज करती है, और मैनेजमेंट की आगे को लेके जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ है उसके ऊपर क्या कमेंट्री आती है। बट ऑल एंड ऑल नंबर्स अच्छे हैं, नंबर्स अच्छे रहेंगे जुबिलेंट फूडवर्क के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाजार में इस समय बुल्स का दबदबा नजर आ रहा है, किन सेक्टर्स पर फोकस करें? हमारे साथ बिग मार्केट वॉइस में जुड़े हैं कोटक महिंद्रा एएमसी के CIO हर्षा उपाध्याय। हर्षा जी, गुड आफ्टरनून। आज का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है SBI के नंबर्स और मैसिव आउट परफॉर्मेंस वॉल्यूम के साथ। ऑब्वियसली स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट तो आप करेंगे नहीं, लेकिन इन जनरल क्या एक सेंस बन रही है कि जो लार्जेस्ट PSU बैंक्स हैं उनमें अभी भी शायद और वैल्यूएशन री रेटिंग बाकी हो? आपका व्यू क्या होगा? गुड आफ्टरनून अनुज। अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को देखते हैं तो हमारा रणनीति यही रहा है कि यहाँ पे एक ओवरवेट पोजीशन बनाए और हमारा यही एक्सपेक्टेशन है कि फाइनेंशियल ईयर 27 में यहाँ पे सभी सब सेगमेंट्स में अच्छा खासा अर्निंग्स ग्रोथ आएगा। जैसे अगर आप PSU बैंक्स को देखेंगे तो इस साल में भी उनका अर्निंग्स ग्रोथ मार्केट एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ से बेहतर रहा है और आज के दिन में कोई ऐसा एसेट क्वालिटी इश्यू नहीं है जो प्राइवेट बैंक्स और PSU बैंक्स में कुछ ज्यादा डिफरेंशिएशन दिखाई देता है और ग्रोथ में भी ऐसा कुछ खास डिफरेंशिएशन नहीं है। तो इसीलिए लगता है ये जो वैल्यूएशन डिस्काउंट है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेट बैंक्स के साथ, वो काफी हद तक क्लोज हो सकता है और यही उम्मीद से हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर में भी ये आउट परफॉर्मेंस कायम रहेगा। और जैसे कि प्राइवेट सेक्टर का बात हुआ, वहां पे तो हमें लगता है कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे एक तरफ से नेगेटिव इम्पैक्ट था इंटरेस्ट रेट घटने की वजह से, वो हमारे पीछे रह गया है और नेक्स्ट ईयर ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स स्टेबल होना चाहिए और थोड़ा इंप्रूवमेंट भी होना चाहिए। तो इसलिए लगता है कि वहां पे भी आउट परफॉर्मेंस आए। ओके, चलिए बात होगी PSU बैंक्स की। इसके अलावा और आपके हिसाब से कौन सा सेक्टर है जो यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकते हैं नाउ दैट ट्रेड डील भी अनाउंस हो चुकी है? देखिए, हमें लगता है कि काफी कुछ ऐसे डोमेस्टिक बिजनेसेस है जहाँ पे ग्रोथ रेट्स काफी हद तक स्टडी रहने की उम्मीद है। जैसे कि ऑटोमोबाइल सेगमेंट हो गया, यहाँ पे 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स कमर्शियल व्हीकल्स सभी सेगमेंट्स में एक तरह से अच्छा खासा वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है और हमें लगता है कि यहाँ पे भले थोड़ा रॉ मटेरियल कॉस्ट में इम्पैक्ट पड़ा है कुछ कंपनियों को, लेकिन जब तक वॉल्यूम ग्रोथ इतना अच्छा रहता है वो मार्जिन्स को मेंटेन करना इतना मुश्किल नहीं होगा। और अगर आप नेक्स्ट ईयर देखेंगे ये वॉल्यूम ग्रोथ इसी तरह कंटिन्यू होना चाहिए हमें लगता है। और सीमेंट है जो एक सेक्टर है जहाँ पे एक धड़ल्ले से इस तिमाही में अच्छे खासे डिमांड रिवाइवल हुआ है और ये शायद नॉन ट्रेड सेगमेंट से आ रहे हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट या आपके गवर्नमेंट ऑर्डर्स यहाँ पे बहुत अच्छे गति से बढ़ रहे हैं। तो हमें लगता है यहाँ पे प्राइस स्टेबिलिटी तो था ही पहले से ही, अगर वॉल्यूम ग्रोथ आ जाता है तो प्राइसिंग पावर भी आ जाएगा और अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ पे भी अच्छा खासा होना चाहिए। तो काफी कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड साइक्लिकल सेक्टर्स है जहाँ पे आपको अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ भी दिखेगा और ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से इंप्रूवमेंट भी दिखेगा प्रॉफिटेबिलिटी पे। ओके, चलिए इस पे आए होंगे। मीनवाइल निफ्टी एट 25871, स्पेशली अगर आप शुरुआती टिक्स को छोड़ दें जहाँ पे हमने ट्रेड नहीं किया था, हम ट्रेडेबल रेंज के हाइज पर ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त। दैट्स गुड। सिंक न्यू मार्केट एंड लुक एट SBI अब 7.25% ऊपर डे हाई पर। अभी इसी स्पेस की बात हो रही थी। हर्षा जी, एक दो जगह बाइंग विजिबल और है चार्ट्स पे, प्राइस वाइज बाजार इंप्रेस दिखा रहा है, इस बात की स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी। आपके आने से पहले इस मंच पे हमने क्रॉम्पटन की मैनेजमेंट से बातचीत करी, प्राइस हाइक लेकर इसको मेटल की स्ट्रॉन्ग साइकिल को वो नेविगेट कर रहे हैं, वॉल्यूम्स ठीक ठाक थे। आपका वाइट गुड सेगमेंट पे व्यू क्या है इस वक्त, स्पेशली जब आप एक समर सीजन को हिट करने वाले हैं 15 दिन के अंतराल के बीच में? एक वाइट गुड और दूसरा हॉस्पिटल स्टॉक्स, इसमें बाइंग विजिबल है। आप ज्यादा किस में इंटरेस्टेड हैं, किस में इच्छुक हैं एंट्री लेने के इस वक्त? देखिए, अगर हमारे पोर्टफोलियोज देखेंगे तो हॉस्पिटल स्टॉक्स जो हैं वो अच्छा खासा पोजीशन है हर एक स्ट्रैटेजी में
और हमें लगता है कि एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म थीम है। जब तक यहाँ पे कैपेसिटी इतना ना आ जाए जहाँ पे आपको एक वरी सा हो जाए, तब तक ये सेक्टर को आप प्ले कर सकते हैं। भले वैल्यूएशंस महंगे हैं, लेकिन अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट्स देखते हैं और अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स देखते हैं, तो यहाँ पे जो बड़े हॉस्पिटल चेन्स हैं उनके लिए तो एक अच्छा ग्रोथ रेट दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे तो हमारा व्यू बहुत ही पॉजिटिव है। जैसे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर हुआ, यहाँ पे वैल्यूएशंस महंगे हैं, लेकिन पिछले कुछ तिमाही के जो नतीजे आए हैं वो इतने कुछ खास नहीं है। लेकिन जरूर हम वेदर पैटर्न को वॉच कर रहे हैं और हमें लगता है कि 2 लगातार बहुत अच्छे मानसून के बाद हो सकता है कि तीसरा मानसून इतना कुछ खास ना रहे। और ऑलरेडी अगर आप देखेंगे कि नॉर्दर्न रीजन्स में एक तरह से विंटर थम गई है और समर का एक शुरुआत दिखाई दे रहा है। तो अगर इतना जल्दी से समर का एक बिगिनिंग हो रहा है, तो हो सकता है कि ये समर सीजन लंबे भी हो और ज्यादा सीवियर भी हो। अगर वैसा होता है तो शायद जो वॉल्यूम ग्रोथ आया है कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, स्पेशली जो कूलिंग प्रोडक्ट्स हैं, वहां पे आपको एक रिवाइवल दिखाई देगा और उसके बाद शायद वैल्यूएशंस पे इतना नेगेटिव रहना ठीक नहीं रहेगा। तो जरूर एक सिनेरियो ओपन अप हो रहा है जहां पे आपको शायद कुछ मौके मिल सकते हैं। लेकिन बिटवीन हॉस्पिटल्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हमारा व्यू हॉस्पिटल्स पे ज्यादा ओवरवेट सिचुएशन आज के दिन में। ओके, हॉस्पिटल ज्यादा कंस्ट्रक्टिव व्यू है आपका। अच्छा हर्षा जी, पिछले 4 महीने के अंतराल में एक स्पेस जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग था, दैट वाज ईएमएस, 4 महीने में इतना प्राइस डैमेज हो गया कि सबसे कमजोर कड़ी बाजार की वही नजर आ रही थी। और इस 4 महीने में सिवियर प्राइस डैमेज, 30, 40, 50% रिट्रेसमेंट। पोस्ट कमेंसमेंट ऑफ दिस ट्रेड डील, आपका ईएमएस सेगमेंट पे क्या व्यू है सर? देखिए, यहाँ पे हम बहुत ही सेलेक्टिवली कुछ पोजीशंस अपने कुछ पोर्टफोलियोज में बना के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे वही है कि जो एक तरफ से पैराबोलिक मूव था या वर्टिकल मूव था बोल सकते हैं। अगर पिछले 3-4 साल देखेंगे तो काफी सारे स्टॉक्स जो ईएमएस के हैं वो बहुत ही अच्छे खासे परफॉर्मेंस दिए हुए थे और वैल्यूएशंस भी बहुत महंगे हो गए थे। तो एंड एक दो नेगेटिव एट द मार्जिन जो बोल सकते हैं, वैसे नेगेटिव डेवलपमेंट्स भी थे सेक्टर में। ये सबके चलते हुए हमने इतना करेक्शन भी देखा है। तो इस करेक्शन के बाद सेलेक्टिवली यहाँ पे कुछ पोजीशंस आप बना सकते हैं, लेकिन जरूर यहाँ पे वोलेटिलिटी रहेगा। ये यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ अगर थोड़ा भी डिसअपॉइंट होता है तो यहाँ पे वैल्यूएशंस फिर एक तरफ से प्रेशर में आ सकते हैं। तो इसलिए इस ईएमएस को हम शायद पोर्टफोलियो के कोर पोजीशन नहीं बना सकते, बट जरूर सेलेक्टिवली आप प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल। मीनवाइल एसबीआई ने अभी इंट्राडे हाईएस्ट टिक लगाया। जी हाँ, और जैसे जैसे इंट्राडे में हाईएस्ट टिक लगेगा ये इसकी लाइव का हाईएस्ट लेवल भी होगा। 1146 पर अब इस समय एसबीआई, शानदार मूव हुआ। हर्षा जी, एक स्पेस जहाँ बहुत डर है अब वो है आईटी। पिछले हफ्ते हमने एक दिन देखा जिसमें आईटी इंडेक्स 7% नीचे था इंडेक्स, और बड़े बड़े स्टॉक्स इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स 7-8% नीचे। एडीआरस में बड़ा मूव ग्लोबली हमने देखा वो एंथ्रोपिक के उस मूव के बाद। क्या ये फियर जस्टिफाइड है या ये आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है इस समय? एज अ फंड मैनेजर आप क्या कर रहे हैं? देखिए अनुज, ये फियर बार बार रिपीट होते जा रहा है। यानी कि कुछ महीने तक ये नैरेटिव चलता है, फिर लोगों को लगता है शायद इतना कुछ खास नेगेटिव नहीं होगा एआई की वजह से, या कुछ और नया एक नैरेटिव आता है और थोड़ा सा मार्केट में उसका परफॉर्मेंस बेहतर होता है। लेकिन ये ही मूड पॉइंट रहेगा कि जब तक यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ आपको दिखाई नहीं देगा तो यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस आना बहुत मुश्किल लगता है। हमारा यही मानना है कि नेक्स्ट ईयर एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ निफ्टी का करीब 14 to 15% रहेगा, और हमें नहीं लग रहा है कि एटलीस्ट लार्ज कैप आईटी सर्विसेज कंपनीज में इससे बेहतर अर्निंग्स ग्रोथ आएगा। तो इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ा ओवरवेट होना, बल्कि यहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। एक तरफ से जो फ्रॉथ था वो मार्केट से निकल गया है, लेकिन फंडामेंटली ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है जहाँ पे आपको बहुत अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई दे। लेकिन जरूर बजट के बाद इतना तो चेंज हुआ है कि बायबैक शायद फिर से कुछ कंपनीज अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उस वजह से हो सकता है कि डाउनसाइड एक तरफ से लिमिटेड हो जाएगा, लेकिन आउट परफॉर्मेंस आने में अर्निंग्स आउटलुक बेहतर होना बहुत जरूरी है।
आखिरी प्रश्न हर्षा जी आपसे मैं यहाँ पे लूँगा। मैं अपने प्रश्न को शायद दो भागों में बांट सकता हूँ, या तो एनर्जी कह लीजिए या फिर एनर्जी प्लस कमोडिटीज़। इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन किस में है, कौन सी बास्केट में आपका? एनर्जी में हमारे काफी सारे पोजीशंस है। पावर सेक्टर में तो जरूर अपना व्यू पॉजिटिव भी है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किए, शायद इस समर सीवियर भी हो सकता है, तो पावर सेक्टर के लिए डिमांड के हिसाब से ये बेहतर ही रहेगा। और ये सेक्टर काफी कुछ करेक्ट भी हो चुका है पिछले कुछ तिमाही में, और यहाँ पे एक अच्छा सा बॉटम भी बना है हमें लगता है। और उसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे हमारा व्यू अभी भी पॉजिटिव है। विद इन ऑयल एंड गैस, अगर आप उसको आप एनर्जी के इसमें गिनते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे क्रूड प्राइस बहुत ज्यादा स्तर पर ट्रेड कर सकता है। हमें लगता है कि ये 60-65 जो रेंज है यहीं पे रहना चाहिए, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए पॉजिटिव रहेगा। बाकी जो कमोडिटीज है उसमें आप काफी निम्बल रहना जरूरी है, क्योंकि डिमांड में ऐसे कोई सिचुएशन चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ग्लोबली प्राइसेस ऊपर गए हैं, तो उस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सकता है। लेकिन ये थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली आपको टैक्टिकल हिसाब से पोर्टफोलियो में पोजीशंस बनाने होंगे, और मॉनिटरिंग भी बहुत क्लोजली करना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्लोबल प्राइस मूवमेंट जो है काफी वोलेटाइल रहते हैं और अभी भी वोलेटाइल ही हैं। सो उस हिसाब से थोड़ा संभाल के ये पोजीशंस मैनेज करना। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे, स्टॉक्स पे और इनफैक्ट इंडिसेस पे अपनी राय रखी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचारों के लिए। अब एक काम करते हैं, एक बार निफ्टी का चार्ट लेके आइएगा। निफ्टी is almost at a day high, और निफ्टी बैंक एंड मोर स्पेशली दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7% ऊपर। अनुज, एक बात है कि आज प्राइस कोलैप्स नहीं हुआ, जिस ट्रेजेक्ट्री में जो ट्रेडेबल रेंज थी उसी में डे हाई पे क्लोज कर रहा है। और एक और बात अनुज, अर्निंग स्पेसिफिक जो मूव थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ऐसे में कल के लिए व्यू क्या बनेगा इस पूरे हफ्ते के लिए? इनफैक्ट देखिए वीरो, क्लोज बहुत शानदार है आज की, और फाइनली अब हमको 25,800 और इवन 25,850 के ऊपर की क्लोज मिल रही है। तो उस वजह से मेरा व्यू ये रहेगा कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में पोजीशन कैरी करें। एक और चीज़ वीरू, आप इंडिया विक्स देखिए और आप मार्केट ब्रेड देखिए। आई थिंक अगर आप इन तीनों चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो आपको क्लियरली रियलाइज़ होगा कि मार्केट जो है अब एक अच्छे फेज़ में आ चुकी है। एडवांस डिक्लाइन का गैप, ऐसा गैप मैंने पता नहीं लास्ट कब देखा था, मुझे याद नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि 4:1 का एडवांस डिक्लाइन पूरा दिन टिका हो। तो ऐसे में पोजीशन कैरी करें। SBI की कॉल्स भी आप कैरी कर सकते हैं, और अगर अगले 2-3 दिन कोई भी डिप मिले उसमें आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। आज ही हमने सुबह व्यू लिया था, सुबह खुला ऊपर, लेकिन उसके बाद भी और 20-30 रुपये ऐड ही करे हैं SBI ने वहाँ से। अगर आप चाहें और अगर आपको ग्लोबल मार्केट से रिस्क लग रहा हो, क्योंकि 1200 पॉइंट की डाउ की रैली के बाद अगर मान लीजिए ग्लोबल मार्केट में एक रिवर्सल आ जाए, तो चाहे तो कल की निफ्टी की पुट 25,800 की करीब 35-36 रुपये पर होगी। उसको प्योरली एज ए हेज समझकर, क्योंकि अगर मार्केट आपके फेवर में रहा, गैप डाउन उससे कहीं बड़ा हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर कल को मान लो कोई बड़ा गैप डाउन हो, उससे अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, उसमें रिस्क ये रहेगा कि ऑब्वियसली ये पुट जीरो हो जाएगी, लेकिन ये एटलीस्ट आपको एक पीस ऑफ माइंड देगी कल अगर आप काफ़ी एग्रेसिव पोजीशंस कैरी कर रहे हैं लॉन्ग साइड पर। तब आज की क्लोजिंग लेकिन मुझे बता रही है कि 26,050, 26,200 अब ज़्यादा दूर नहीं है, और इवन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ऑल टाइम हाई की तैयारी कर ले, ये भी पॉसिबिलिटी है। बाय द वे एक स्टॉक दिखाता हूँ आपको, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आज सुबह हम बात कर रहे थे कि ज़बरदस्त नंबर थे इसके, हालांकि गैप अप बहुत बड़ा हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद इसने वहाँ से भी रैली दी। तो ये कहीं ना कहीं आपको मार्केट के बारे में बता रहा है कि मिड और स्मॉल कैप का टाइम अब आ गया है, और अगर मिड और स्मॉल कैप में जहाँ पर अर्निंग्स अच्छी हैं, इसका एक बार आप जरा 1 साल का चार्ट रखिएगा शिपिंग कॉर्पोरेशन का, जहाँ पर ऐसे स्टॉक्स हों जो एक रिलेटिव स्ट्रेंथ में थे, और उनमें अगर आप अच्छे नंबर्स लेकर आएँ तो वो स्टॉक्स काफ़ी कमाल कर सकते हैं। आई थिंक ये क्लियरली बता रहा है यहाँ पर। तो ये एक और एक व्यू रहेगा। चलिए एक काम करते हैं, अब BTST STBG ट्रेड्स ले लेते हैं। आशिफ भाई जी क्या कैरी करें कल के लिए? जी अनुज जी, डिक्सन टेक में खरीदारी की सलाह रहेगी एज अ BTST, और हमें लग रहा है कि एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 11,600 का SL मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 12,000 और 12,300 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, डिक्सन टेक 11,760 पे ट्रेड करता हूँ, यहाँ पे पिक करना है आपको कल के लिए इसको। मानस आपका ट्रेड?
देखिए स्विगी में खरीदारी करेंगे। ऑप्शन में मैंने ट्रेड दिया था, लेकिन वीरेंद्र जी जिस तरह का क्लोजिंग आ रही है, मेरे ख्याल से इसके फ्यूचर में एक बीटीएसटी कॉल लेना चाहिए। इसके फ्यूचर में खरीदारी करें। 334 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। 327 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर की तरफ 350 तक के टारगेट स्विगी के फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, अरुण जी बताइए आप क्या कैरी करेंगे? अनुज जी, अगेन मुझे लग रहा है इंडस टावर में एक ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट मॉर्निंग से सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ फॉलो अप बाइंग आनी चाहिए। 455 456 के आसपास चल रहा है, इसको एज ए बीटीएसटी ले सकते हैं। 465 का टारगेट रहेगा और 452 का नीचे में स्टॉप लॉस है। ओके, इंडस टावर्स 456 पे आपका कॉल। राजेश पालवी जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, संवर्धना मदरसन पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अब यहाँ पे निगोशिएट करते हुए देखने को मिला और हमें लगता है जिस तरीके का फॉर्मेशन बना है यहाँ पे कल के सेशन में फॉलो अप बाइंग एक्शन कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। 130 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में। ऑन द डाउन साइड 121 के आसपास स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, राजेश सातपुते जी आप क्या कैरी करेंगे? अनुज जी, देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स के चार्ट के ऊपर मेरी नजर है 200 EMA को ब्रेकआउट किया है, तो बहुत बढ़िया यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। 1400 के आसपास कॉल राइटर था, तो वहां पे शॉर्ट स्क्वीज होगा क्योंकि 1412 ये करंट प्राइस है। तो इसका बीटीएसटी का टारगेट होगा 1440 का, स्टॉप लॉस होगा 1395 का यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूएसएल 1410 पे आपका बाय कॉल। अब चलते हैं सोमिल के पास। सोमिल आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा आरबीएल बैंक पर। ये आज सुबह भी मैंने आरबीएल बैंक ही दिया था और ये मैं कंटिन्यू रखूंगा। मुझे लगता है यहाँ से एक नई रैली शुरू हुई है ऊपर की तरफ। मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। छोटा सा फ्लैग पैटर्न का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉप लॉस रखेंगे 299 पर और टारगेट ऊपर में होगा 325। ओके, चलिए अब आपको बैन अपडेट बताते हैं। जी हाँ, काफ़ी समय से बैन में कोई अपडेट नहीं है, लेकिन अब देखिए ये चेंज हो सकता है क्योंकि आजकल थोड़े से नए जब से नए रूल्स आए हैं उसके बाद थोड़ा सा जो वेट्स एडजस्ट किए जाएं उसके बाद। लेकिन केन्स टेक 107% पोजीशनिंग और सेल में 101% पोजीशनिंग, ये दोनों स्टॉक बैन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। वीरो, आज की एफएनओ की मार्केट प्लेट कैसी रही? अच्छी थी अनुज, अपेक्षाकृत अगर आप देखें तो अच्छी थी। और भले ही कुछ ऐसी बास्केट्स थी जो कोलैप्स हुई, बट फिर भी अगर आप देखें अपेक्षाकृत लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग का जो रेशो था वो स्ट्रॉन्ग था। आज एक बार स्क्रीन पे लिखे आइएगा 142 लॉन्ग्स ह्यूज, और उसके बाद 41 लगभग शॉर्ट कवरिंग थी। यानी अगर आप देखें लॉन्ग्स बहुत अच्छे विजिबल थे। और एक बात याद रखिएगा, ये लॉन्ग्स तब हैं, आप नंबर को ओपनिंग और लो और हाई की ट्रैजेक्टरी से देखिए। बड़े गैप अप के बावजूद बाजार ने लॉन्ग्स इंटैक्ट रखी, चेज किया स्टॉक्स को। लिखे आइए स्टॉक्स। अर्निंग स्पेसिफिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थे, एंड स्पेशली अगर आप देखें लेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई आज दूसरे पायदान पर 7.25% ऊपर। ये स्क्रीनशॉट लेके रखिए, ये भी एक दिन था एसबीआई की जिंदगी में। और क्या शानदार गैप अप को होल्ड किया, लोडेड विद लॉन्ग्स। कल्याण, पोस्ट नंबर्स, श्रीराम फाइनेंस, गोदरेज प्रॉपर्टी, संवर्धना मदरसन, इन सभी काउंटर्स में अगर आप देखें अच्छा मूव था। लॉन्ग पोर्शन सेट हुई। शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे थी उसमें? क्रॉम्पटन, पोस्ट नंबर्स, केन्स्टेक, एम्बर, पूरा ईएमएस सेगमेंट जो था वो आज शॉर्ट कवरिंग के फेस में था। वोडाफोन आइडिया, आइनॉक्स में यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी। शॉर्ट की कुछ बास्केट थी, आइए देखते हैं कौन कौन से थे स्टॉक्स। इसमें आपको एक आरईसी पीएफसी का कॉम्बिनेशन नजर आएगा। सिमंस कोलैप्स हुआ, ऑल इंडिया और पेज इंडस्ट्रीज और बॉश। और लास्ट स्लाइड आई थिंक जहाँ पे शॉर्ट है, और शॉर्ट के क्रम में अच्छा इसको छोड़ते हैं बस एक स्टॉक और ले लेता हूँ यहाँ पे। एक बार जरा सीडीएमओ प्लेयर्स लेके आइए, और सीडीएमओ प्लेयर्स में लॉरस को रखूंगा मैं यहाँ पर टुवर्ड्स क्लोज। यहाँ पर भी कुछ लॉन्ग बाइंग विजिबल थी, लेकिन बाजार का जब सेंटीमेंट सुधरता है तो बात करने का मन करता है कुछ डिपॉजिटरीज पे। सोमिल, सीडीएसएल पर एक क्लासिकल रिवर्सल जो है वो 20 डेमा का बनता हुआ पॉजिटिव क्रॉसओवर, एटलीस्ट 40-50 रुपए का स्विंग विजिबल लग रहा है आपको शॉर्ट टर्म में यहाँ पे? इन द शॉर्ट टर्म यस, मीडियम टर्म में अभी भी रिवर्सल साइंस नहीं है या बेसिंग आउट पैटर्न नहीं है, बट यस इन द वेरी शॉर्ट टर्म एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। एक छोटा सा आवरली चार्ट पर कंसोलिडेशन है जो ब्रेकआउट ऑलरेडी ऊपर हो चुका है। 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन आज के सेशन में हो रहा है। ग्रेट वॉल्यूम्स एज वेल, डिसेंट वॉल्यूम्स। मुझे लगता है ऊपर में 200 डेली मूविंग एवरेज तक ये बाउंस हो सकता है, दैट इज 1485 1488 तक। तो ये लेवल्स इन द वेरी शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मीडियम टर्म में रिवर्सल के लिए मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कुछ बेसिंग आउट पैटर्न हो और उसका ब्रेकआउट ऊपर मिले एवरेजेस के ऊपर
ट्रेड सस्टेन हो. सो आई बी लुकिंग फॉर अ मीडियम टर्म मोर देन शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म में यस विजिबल बाउंस है. चलिए अब कुछ और बात करते हैं। और मेरे कुछ दोस्त पूछ रहे हैं कि आप दिल्ली कब आएंगे, तो मैंने कहा कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा अभी वीरू, क्योंकि इस समय होटल्स का किराया जो है ना वो आसमान छू रहा है और एक एक दिन का टैरिफ जो है हज़ारों में नहीं लाखों में पहुंच गया है। लाखों में। और ऐसा क्यों है, क्यों आया इतना तेज उछाल इस होटल रेट्स में, कंचन से जानते हैं। कंचन बताइए। जी, अगर आप भी अगले हफ्ते दिल्ली जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी हमारे व्यूअर्स या पैनलिस्ट दिल्ली जाने का प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक वार्निंग है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, बिकॉज हो सकता है कि जो जेब है हमें खाली होती हुई दिखाई दे। देखिए, अगर होटल रेट की बात करी जाए तो किराया जो लग्जरी रूम का है वो 30 लाख के पार भी पहुंचता हुआ नजर आया। अगर आप ताज पैलेस में रुकने की सोच रहे हैं तो वहाँ का किराया मैं आपको बता दूँ 16 से लेकर 20 फरवरी का करीब 32 लाख पर नाइट का है। यही नहीं बल्कि उससे पहले की डेट की भी बात करी जाए तो 2 लाख रुपए प्रति नाइट का किराया वहां पे देखने को मिला है। चलो ये बात तो हमने ताज की कर ली। ताज के अलावा बाकी होटल्स में भी अगर आप रहने का सोच रहे हैं तो वहां पे भी आपकी जेब खाली हो सकती है। अंदाज का जो प्राइस है इस टाइम पे 4 लाख रुपए पर नाइट पे देखा जा रहा है। और बाकी के जो पार्क होटल की बात करें, शंग्रीला की बात करें, इंपीरियल की बात करें तो यहाँ पे भी 1 लाख से लेके 2 लाख पर नाइट तक किराया जो है जाता हुआ दिखाई दिया है। ये तो चलो बात हो गई किराए की, लेकिन ऑक्यूपेंसी की बात करी जाए तो इस टाइम पे होटल के रूम तो हमें आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। 90 to 95% इस टाइम पे जो होटल है ऑलरेडी बुक हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा डिमांड जो है हमें बाकी के जो होटल्स हैं वहाँ पे भी जाती हुई दिखाई दे रही है, चाहे हम बात कर ले 4 स्टार की, चाहे हम बात कर ले 3 स्टार की। अब किराया तो बढ़ा, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, आइए उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। दरअसल अब जो ग्लोबल एआई का स्पॉटलाइट है हमें दिल्ली में आता हुआ दिखाई दिया है। दिल्ली में 19 से लेके 20 फरवरी 2026 को एआई इम्पैक्ट समिट जो है उसको शेड्यूल किया गया है। देखिए, इसमें करीब करीब 35,000 से ज़्यादा जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं वो इंडिया के अंदर दस्तक देंगे और साथ में 100 कंट्रीज से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स भी यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। नाम मैं कुछ आपके सामने रखती हूँ कि कौन कौन इंडिया आने वाला है इस डेट में और नई दिल्ली में आने वाला है, जिसके बाद होटल के प्राइस में इतना बड़ा स्पाइक देखने को मिला है। CEO ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन, साथ ही साथ सुंदर पिचाई, एनवीडिया के फाउंडर एंड CEO ब्रैड स्मिथ, साथ में जो प्रेसिडेंट है माइक्रोसॉफ्ट के, इसके अलावा भी काफ़ी सारे डेलीगेट्स हैं जो हमें 19 से लेके 20 फरवरी को इंडिया आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इससे एक चीज़ इंडियन इंडस्ट्री के लिए अच्छी हुई है कि जो होटल की इंडस्ट्री है वहाँ पे एक अच्छा खासा बूम मिला है और लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटेंडेड वीकेंड भी यहाँ पे मना रहे हैं और जो बाकी के आसपास के एरिया है तो वहाँ पे भी जो इस टाइम पे ऑक्यूपेंसी है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, शुक्रिया कंचन। तो देखिए, सैम ऑल्टमैन आएंगे। अब ये जो वीरू, अब 30 लाख के जो वैसे जो रूम्स हैं वो वैसे भी मतलब आपकी और मेरी पहुंचे तो वैसे ही बाहर हैं वो, मतलब अगर चाहिए एआई समिट सोचना भी नहीं है। हाँ, एआई समिट हुई होती तब भी नहीं होते वो। अब वो यहाँ पे मुंबई में जो ताज पैलेस है कोलाबा वाला, उसका वो जो एक स्वीट है जो मतलब रखा जाता है सिर्फ एकदम VVIPs के लिए, वो मतलब चलिए ठीक है, अब हम थोड़ा सा ताज की मैनेजमेंट को जानते हैं तो हमको दिखा देंगे कि देख लीजिए, लेकिन अगर आप देखना भी चाहें तो मना कर देंगे, आपको नहीं, आपको नहीं दिखाएंगे, है ना। तो वो तो बाहर हैं, लेकिन यहाँ पे बाकी होटल्स के जो रेट्स हैं वो भी काफ़ी ऊपर आ गए हैं। वैसे ऑब्वियसली आई एम श्योर कि सैम ऑल्टमैन, सुंदर पिचाई, जेनसेन हुआंग और इसके अलावा डैरियो अमोडाई जो कि एंथ्रोपिक के CEO हैं, आई थिंक वो काफ़ी ये मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा कैमरा इस बार ना एयरपोर्ट पर इनके लिए आएंगे सब। ये हर्षा उपाध्याय का नाम पता नहीं क्यों फ्लैश हो गया, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इनके लिए ही आएंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा कोहराम पिछले एक हफ्ते में ग्लोबल मार्केट में इन्होंने ही मचाया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पूरा का पूरा मामला। और मुझे अगर दिल्ली जाना होगा तो मैं वीरू से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने घर में मुझे जगह दे दें, है ना। हाँ, बिल्कुल। इस रेट पर तो हमारी पार्टियाँ भी बहुत बाकी हैं, और घर के दरवाजे तो हमेशा खुले हैं, है ना। बिल्कुल। खैर, लेकिन हाँ, मज़ा आएगा ना। मतलब पिछले 1-2 वर्ष में बहुत सारी समिट हुई दिल्ली में और इसका एक और बेनिफिट मिलेगा दिल्ली को, है ना। बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा दिल्ली को। एआई समिट दिल्ली में होगी और काफ़ी डेलीगेट्स आएंगे, तो इसके लिए थोड़ा अपना ट्रैवल जो है उस हिसाब से प्लान करिएगा आप। खैर एनीवे, एक दो और स्टॉक की बात कर लेते हैं। मार्केट क्लोजिंग की तरफ अब बढ़ता हुआ अच्छी क्लोज यहाँ पर हो रही है। मेरी नज़र बार बार ना SBI पर जा रही है। एक बार फिर से SBI लेकर आइए और SBI का एक बार रेट देखिए ज़रा। अच्छा मानस जी, अगर इस लेवल पर
SBI को कैरी करना हो तो क्या अच्छा तरीका होगा? क्योंकि देखिए ये तो बात क्लियर है कि अभी तो तेज़ी बाकी है इसमें, तो ऐसे में अप्रोच क्या रहनी चाहिए? देखिए, ऑप्शन में ट्रेड करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ पर कंसोलिडेशन देखें या एक छोटा सा करेक्शन देखें। जो मेन ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव है। मीडियम टर्म में शायद आपको 1350 और 1500-1510 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक बेहतर रहेगा कि एक डिप पे खरीदारी करें। कैश में या फ्यूचर में ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। ऑप्शन में मेरा रिकमेंडेशन इसीलिए नहीं है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिले, तो डिप पे खरीदारी करेंगे। अब जब तक 1070 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहेगा, हर डिप पे खरीदारी करिए और कम से कम 1350 के टारगेट सेट करिए। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 3 बजे तक का जो डेटा NSE की वेबसाइट पर है उसके हिसाब से वीरू 2 करोड़ शेयरों की डिलीवरी आज हुई है यहाँ पर। अब तक 3 बजे तक का जो डेटा है, 3.5 करोड़ शेयर के जो 3 बजे तक वॉल्यूम हुए थे उनमें से अब तो 4 करोड़ हो चुका है ये। तो मोटा मोटी मान के चलिए कि आप आज करीब करीब अगर 5000 करोड़ के करीब का वॉल्यूम होगा और उसमें अगर आप 55% के हिसाब से कर दें तो आप मान के चलिए कि आज इसमें कम से कम नहीं तो 2700 करोड़ के करीब की आज डिलीवरी बाइंग होगी SBI में, जो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ रिकॉर्ड होगा आई थिंक। और बस फ्रेश 52 वीक हाई, लाइफ टाइम हाई इसके करीब क्लोज हो रहा है। आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10% का मूव आना चाहिए, 8% का आ गया, चलिए ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा दूर बचे नहीं उससे। और 2-2.5% का मूव मेरे ख्याल से कल या परसों में शायद आ जाना चाहिए। इसको शॉर्ट करने की गलती ना करें, ये मैं अभी से लोगों को एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट अगर कर दिया स्टॉक को, वो भी एक ऐसा स्टॉक जो वीक मार्केट में ऑल टाइम हाई लगा रहा था, उससे बड़ी गलती नहीं होगी। बिल्कुल। और अनुज, मेरे ख्याल से जून 24 के बाद ये SBI का सबसे हाईएस्ट इंट्राडे वॉल्यूम है। और एक और चीज़, 12 बजे के आंकड़ों में 1140 की कॉल का सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई था, तो आपने उसको 7 रुपये के फ्रैक्शन से काट दिया है। अगला कॉल वाई कंसंट्रेशन 1160 पे। अनुज, ओवर टू यू फॉर क्लोजिंग। बिल्कुल, चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। और शानदार क्लोज, 170 पॉइंट निफ्टी ऊपर 25,866 पर, 560 पॉइंट निफ्टी बैंक ऊपर करीब करीब 1%। निफ्टी IT एकदम फ्लैट था, शुरुआत अच्छी हुई फिर गिरा लेकिन एकदम फ्लैट बंद हुआ। लेकिन आज की हाईलाइट थी मिड कैप और स्मॉल कैप। मिड कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रैली। स्मॉल कैप इंडेक्स 2.5% ऊपर, करीब करीब 450 पॉइंट की रैली। और एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, थ्रू द डे 4:1 का, हर गिरने वाले शेयर के सामने 4 बढ़ने वाले शेयर रहे। सेक्टोरल गेनर्स पर आते हैं अब जरा आज के, और सबसे ऊपर PSU बैंक्स, ऑब्वियसली SBI ने लीड किया उसे 3.5%। डिफेंस में अच्छी तेज़ी थी आज, मजगांव डॉक ने लीड किया उसे 2.5% ऊपर। रियल एस्टेट, कैपिटल मार्केट, कैपिटल गुड्स और फार्मा, इन सब में अच्छी तेज़ी थी। आज लूजर्स नहीं थे सेक्टोरली। तो अब आते हैं इंडेक्स गेनर्स पर, और इंडेक्स गेनर्स में सबसे ऊपर SBI ऑब्वियसली 8.5% ऊपर। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस 7.5%, सॉरी माफ़ कीजिएगा, श्रीराम फाइनेंस 6% ऊपर। टाइटन यहाँ पर भी अच्छी रैली 3% की। ग्रासिम, डॉक्टर रेड्डीज और अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर भी आज आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अब आते हैं आज के लूजर्स पर। इनमें था मैक्स हेल्थ केयर, इसके अलावा पावर ग्रिड, NTPC, ITC, ONGC और ICICI बैंक, ये रहे आज लूजिंग साइड पर। चलिए वीरू, अच्छी क्लोज, बेहतरीन क्लोज। और इसमें भी अगर आप देखें, महत्वपूर्ण बात थी अनुज, पिछली बार का वो मूव टिका नहीं था, हम कोलैप्स हुए थे, बट आज टिका। और टिकने के पीछे सबसे बड़ा कारण, उदाहरण SBI, शानदार पारी रही, वॉल्यूम्स, डिलीवरी और साथ ही साथ ऑप्शन स्टैट्स। तो इसी शानदार नोट पे इस कार्यक्रम को यहीं पे अब एक विराम देते हैं। कल फिर पूरा पैनल, अनुज, मैं, सारे मेहमान, स्ट्रैटेजी, व्यूज़ लेकर मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में जुड़ेंगे कल सुबह। तब तक के लिए नमस्कार।